हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल इंजीनियरिंग। और जर्नल इंजीनियरिंग का मैं सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट आपको कवर कराऊंगा, जिसमें कि टोटल आपके 4 चैप्टर हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता दूं तो 4 चैप्टर हैं हमारे, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी निर्माण सामग्री, दूसरा है फाउंडेशन, तीसरा है कंक्रीट और चौथा है हमारा आरसीसी। आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। ये 4 चैप्टर हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग वाले। और ये 4 चैप्टर दोस्तों अपने आप में एक एक सब्जेक्ट होते हैं, बट आपका जैसा कि सेकंड सेमेस्टर है तो इनका सबका बेसिक आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इन चारों चैप्टर को हम किस वे में कवर करेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले बात करें हम इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में दोस्तों हमारे 5 मटेरियल पूछे गए हमसे, यानी पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें कि एक है हमारा ब्रिक। ब्रिक मतलब होता है ईंट, दूसरा है स्टोन यानी पत्थर, तीसरा है लाइम, लाइम मतलब हो गया चूना, चौथा है हमारा सीमेंट और 5वां है इसमें टिम्बर। टिम्बर मतलब दोस्तों लकड़ी होता है, जैसे इंजीनियरिंग की भाषा में हम टिम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो टोटली हमारे 5 टॉपिक हैं यानी 5 चैप्टर हैं इसमें। 5 चैप्टर्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसी पर बेस्ड एमसीक्यूज हम लगाएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आज दोस्तों हम ब्रिक पढ़ेंगे। तो ब्रिक के मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा, क्योंकि जिन बच्चों के पास भी, एक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है जर्नल इंजीनियरिंग का, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास बुक है तो बुक में काफ़ी डिटेल में लिखा है और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, एग्जाम आपके काफ़ी पास में है, तो बुक से पढ़ने का उतना ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा होगा आपका और उतना इफेक्टिव कंटेंट भी नहीं है। बट मैं जो आपको कंटेंट लेकर के आया हूँ दोस्तों, ये मेरे द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, यानी हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे आपको। उन्हीं नोट्स को मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद उनका ही PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। एंड थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद ही मैं प्रत्येक टॉपिक पर 50 से ज़्यादा MCQs लगाऊंगा। ठीक है, यानी हर टॉपिक के 50-50 समथिंग MCQs करेंगे, उससे हमारे थ्योरी का रिवीजन भी हो जाएगा और हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। बट दोस्तों ये क्लास, बिकॉज आप सभी जानते हैं ये टॉपिक आपके थ्योरेटिकल हैं, तो इसको बोर्ड पर कराने का मतलब है टाइम वेस्ट करना, इसीलिए मैं आपको स्लाइड में ही समझाऊंगा। तो थोड़ा सा इफेक्टिव कम रहेगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने की। आप इंटरेस्ट के साथ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और हमें कवर भी करना है कम टाइम में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्रिक। समझ पा रहे हैं? अगर डिटेल की बात करूं तो मैं आपको डिटेल में भी इनका दिखा देता हूं, डिटेल में क्या क्या कंटेंट है आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों बात करें हम पहले चैप्टर की, जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो इसमें डिटेल क्या है आपकी, एक तो स्टोन चैप्टर है पत्थर, दूसरा ब्रिक है, तीसरा लाइम है, चौथा सीमेंट। सीमेंट को गलती से यहाँ कंटेंट लिख दिया है, यहाँ सीमेंट होगा, और 5वां है टिम्बर। ये 5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और इन 5 टॉपिक की क्या क्या चीज़ है, एक तो इसकी प्रॉपर्टी बतानी है सभी की, दूसरा इनके यूज क्या क्या होते हैं, इनके प्रयोग क्या होते हैं, इसके बाद फिजिकल और फील्ड टेस्ट बताने हैं इनके, एंड आपको ब्रिक मैसनरी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे 5। हम 5 मटेरियल को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना आ सके और हम सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, इसी तरह से फाउंडेशन है, सीटी है, तो इन सब का डिटेल कंटेंट भी आप PDF में देख लीजिएगा। हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम ब्रिक, यानी कि पढ़ेंगे सबसे पहले हम ईंट के बारे में कि ब्रिक हमारा क्या होता है। एक एक करके सभी हेडिंग्स को ध्यान से पढ़ेंगे और यही सब आपको एज इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली हेडिंग है हमारी साइज ऑफ ब्रिक, यानी ईंट का साइज क्या होता है। अब दोस्तों ईंट का साइज अलग अलग नाम से पूछेगा आपसे, आप ध्यान पूर्वक सुनना, एक एक करके हम सभी साइज की बात करेंगे, हर तरह की ईंट की बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड साइज। यहाँ स्टैंडर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक लिखी हुई है दोस्तों ये जो नोट्स हैं ये मेरे ही स्टूडेंट के हैं जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, उन्हीं के नोट्स लेके मैंने यहाँ पर PDF बना लिया था आपको पढ़ाने के लिए। तो कुछ स्पेलिंग अगर मिस्टेक है इनको सही कर लीजिएगा आप। मैं बता देता हूँ स्टैंडर्ड की जो स्पेलिंग होगी STANDARD होगी यहाँ पर। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज, और इसको हिंदी में कहते हैं मानक साइज, यानी कि ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है। स्टैंडर्ड साइज से मतलब क्या है दोस्तों,
जो हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं दोस्तों, ये आईएस कोड होते हैं इनके, ठीक है। आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो साइज रखा गया है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड साइज। ये क्या होता है, आपने ईंट बनाई कोई भी, वो ईंट बन के तैयार हो गई, तो चिनाई में अभी आपने इसको दीवार में लगाया नहीं है, उससे पहले जो आपको ईंट बन के तैयार होती है उस ईंट का जो साइज होता है वो स्टैंडर्ड साइज कहलाता है। अब ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता कितना है, तो ये होता है दोस्तों 19 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है लंबाई ईंट की कितनी है 19 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है दोस्तों 9 सेंटीमीटर है, एंड ऊंचाई भी इसकी 9 सेंटीमीटर है। इस तरह से ईंट का जो साइज होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 19 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर होता है। इस साइज को हम स्टैंडर्ड साइज कहते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे यही डेटा पूछेगा कि बताओ ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, तो आप बोलेंगे 19 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर होता है। सभी को याद हो गया। एंड इसी स्टैंडर्ड साइज का दूसरा नाम और होता है दोस्तों, किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है, स्टैंडर्ड साइज पूछे या फिर आपसे मॉड्यूलर साइज पूछे, दोनों का मतलब सेम है, आपको दोनों का ही आंसर 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर देना है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दूसरे साइज की। दूसरा साइज होता है दोस्तों हमारा नॉमिनल साइज। दूसरा कौन सा होता है, नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज का मतलब क्या है दोस्तों, नॉमिनल साइज का मतलब है साइज विद मोर्टार। यहाँ मोर्टार की स्पेलिंग में मिस्टेक है, MORTAR होगा, मोर्टार। मोर्टार मतलब होता है मसाला, मोर्टार मतलब मसाला, जिससे हम जैसे हम कोई ईंटों की चिनाई करते हैं जिसमें सीमेंट और बालू मिलाते हैं, तो उसको मिलके जो मसाला बनता है उसको इंग्लिश में मोर्टार बोलते हैं। क्लियर ना। तो साइज विद मोर्टार पूछे आपसे, मतलब हमने ईंट को चिनाई की दीवार में लगा दिया मसाले के द्वारा, जब ईंट में मसाला भी लग गया तो उसका साइज स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड का कितना था 19 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर था। नॉमिनल क्या हो गया, अब इसमें मसाला भी आपने भर दिया तो ये थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया, 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो नॉमिनल साइज हो जाता है हमारा वो 20 गुणा 10 गुणा 10 हो जाता है। याद रहेगा दोस्तों, ये हो गया आपका नॉमिनल साइज। तीसरा साइज एक और होता है जिसे हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल साइज कहते हैं। दोस्तों टेक्निकल टर्म्स को प्लीज करके इंग्लिश में याद रखिएगा आप। इंजीनियरिंग के टेक्निकल टर्म इंग्लिश में ही आपके लिए याद रखने हैं, जो कि आगे भी आपको काफ़ी यूजफुल रहेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर। ट्रेडिशनल साइज या कन्वेंशनल साइज से मतलब क्या है, अब आपसे जब भी साइज इंच में पूछेगा तो वो आपका ट्रेडिशनल साइज होगा। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो ऊपर वाले साइज लिखे हुए हैं इनको इंच में कन्वर्ट नहीं किया गया है, ये ट्रेडिशनल साइज इंच में अलग ही होते हैं। हालांकि इनको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इंच वालों को तो लगभग ऊपर वाले साइज के जितने ही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, इसीलिए आप ऊपर से रिलेट मत करना। ये तीनों साइज अपने आप में अलग अलग साइज हैं। तो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल साइज जो होता है ब्रिक का वो 9 इंच गुणा 4.5 इंच गुणा 3 इंच होता है। जो डबल डैश बनाया है ये इंच का सिंबल है दोस्तों। तो इस तरह से ट्रेडिशनल साइज क्या हो गया, लंबाई होगी 9 इंच, चौड़ाई हो जाएगी 4.5 इंच और ऊंचाई हो जाएगी 3 इंच। ये हमारा तीसरा साइज हो गया। तीनों साइज सभी को क्लियर हो गए दोस्तों। एक बारी बिना देखे मेरे साथ सभी रिपीट करेंगे। मैं इधर आपके सामने साइज लिखता हूँ ब्लैंक्स पर, यहाँ आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। पहला हमने पढ़ा, सबसे पहला साइज कौन सा पढ़ा, स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज का दूसरा नाम क्या था, इसका नाम मॉड्यूलर साइज भी होता है। तो स्टैंडर्ड साइज या फिर मॉड्यूलर साइज कितना होता है दोस्तों, 19 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर। किस में होता है, ये सेंटीमीटर में। याद आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, स्टैंडर्ड साइज। दूसरा हमने साइज देखा दोस्तों नॉमिनल साइज। दूसरा कौन सा, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, जब हमने ईंट में मसाला भी भर दिया तो साइज विद मोर्टार कहते हैं नॉमिनल साइज को। तो नॉमिनल साइज कितना होता है, स्टैंडर्ड से 1-1 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है, 20 गुणा 10 गुणा 10 सेंटीमीटर, इसको हम कहेंगे नॉमिनल साइज। तीसरा हमने देखा दोस्तों ट्रेडिशनल साइज। तीसरा कौन सा, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का दूसरा नाम क्या था, कन्वेंशनल था दूसरा नाम। ये साइज कितना होता है, ये इंच में होता है। कितना, 9 इंच गुणा 4.5 इंच, 4.5 इंच गुणा 3 इंच। क्लियर ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल साइज हो गया।
तीनों साइज सभी को याद हो गए अच्छे से, साथ साथ आपको याद करते चलना है साथियों। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं, अपनी नेक्स्ट हेडिंग। साइज हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अगला छोटा सा पॉइंट है वेट ऑफ ब्रिक, यानी ब्रिक का वेट कितना होता है, यानी भार कितना होता है, ईंट में वजन कितना होता है। तो ईंट में वजन होता है दोस्तों 3 kg से 3.5 kg तक। जो हमारी स्टैंडर्ड ब्रिक होती है, जो मानक हमारी ब्रिक होती है, उसका जो वेट होता है वो 3 से 3.5 kg होता है, ठीक है। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइज बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ आया सभी को। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, शायद नीचे लिखा होगा बच्चे ने, यस यहाँ लिखा हुआ नोट में। नोट में जो लिखा है ये आप सभी को याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में कितनी ईंट होती हैं। तो 1 मीटर क्यूब में दोस्तों 500 ईंट होती हैं। 1 मीटर क्यूब में ईंट का मतलब क्या है, अगर आपका आयतन है 1 मीटर क्यूब, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा करके 1 मीटर क्यूब हम ले आएँ, तो इसका जो नंबर ऑफ ब्रिक होती हैं, ईंटों की संख्या होती है, इसमें कितनी आएंगी, तो 500 ईंट आएंगी। एक और तरह से आप समझ सकते हैं, अगर कोई दीवार है आपके पास जिसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है और लंबाई भी 1 मीटर है, तो उसमें कितनी ईंटें आ जाएंगी, उसमें 500 ईंट आएंगी टोटल। समझ पा रहे हैं। मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे आती हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 500 ईंट कैसे होती हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको अभी बताया, हम नॉमिनल साइज की बात करेंगे जब हमने दीवार में ईंट को चिन रखा है। जब ईंट की चिनाई हमने दीवार में कर दी है तो उस समय जो साइज होता है उसे नॉमिनल साइज कहते हैं। कितना होता है, 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, यही तो होता है। ये किसका साइज है दोस्तों, ये एक ईंट का साइज है, ये एक ब्रिक का साइज है, 1 ब्रिक का साइज है। समझ पा रहे हैं। हमें निकालना है 1 मीटर क्यूब में ब्रिक कितनी होंगी। तो ये सेंटीमीटर में था, मैं इन सबको मीटर में चेंज करूंगा, तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 100 से डिवाइड करेंगे आप, इसमें भी 100 से। अब ये सभी किस में हो गए, आपके मीटर में हो गए। डेट मीन्स तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बाहर क्या आएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल, एक ये वाली 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गई, और एक और 0 कैंसिल कर दो यहाँ से, 1 0 ये कैंसिल हो गई, ठीक है। नीचे 1000 बचा, ऊपर 2 है, तो कितना आ गया, 2/1000 हो रहा है ये। इस 2 से भी अगर हम इसको काट देंगे दोस्तों तो कितनी बार कटेगा ये, 50, और 1 0 पीछे ये थी, 500 बार कट गया। 500 बार कट गया 2 से, ये 100 और 10 मिलके, ठीक है, 500 बार, यानी 1/500 मीटर क्यूब है ये। इस 500 को इधर ले जाओ आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मीटर क्यूब में जो ईंटों की संख्या आती है वो कितनी आती है दोस्तों, 500 ब्रिक आती हैं। कितनी आती हैं, 500 ब्रिक आती हैं। समझ आ रहा है सभी को। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। बाकी आप इसको याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब में ईंटों की संख्या 500 होती है, आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे की। आगे की बात क्या करते हैं, ये तो मेन पॉइंट हो गई, ईंट का साइज कितना होता है, उसका वेट कितना होता है, 1 मीटर क्यूब में ईंट कितनी होती है, ये डेटा था, सब कुछ आपको याद हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं इंग्रेडिएंट की। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है कि ईंट आपकी कौन कौन से घटक से मिलकर के बनी होती है, वो इंग्रेडिएंट कौन कौन से होंगे। और इंग्रेडिएंट यहाँ ब्रिक के नहीं दोस्तों, ब्रिक अर्थ के इंग्रेडिएंट बताने आपको। ब्रिक अर्थ का मतलब क्या होता है कि ईंट आपकी मिट्टी से बनी होती है, तो ईंट जिस मिट्टी से बनी होगी उस मिट्टी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होंगे ये आपको बताना है। तो मैं आपको ट्रिक से इन्हें याद कराऊंगा। टोटल 6 इंग्रेडिएंट होते हैं ईंट में। कितने, 6 घटक होते हैं जिनसे मिलकर के ईंट की मिट्टी तैयार होती है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। तो आपको मैं स्टार्टिंग में एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ट्रिक बहुत सिंपल है दोस्तों। एक आपको वर्ड याद रखना है जिसका नाम है सलीमा। क्या, सलीमा, SALIMA, सलीमा। याद रहेगा दोस्तों, वर्ड क्या है, सलीमा। और ये वर्ड इस तरह से बनाया गया है कि आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना, परसेंटेज की घटती क्रम में है ये। S फॉर होता है दोस्तों सिलिका। S फॉर क्या हो गया, सिलिका। पहला क्या हो गया हमारा, सिलिका। समझ आ रहा है। सिलिका की जो मात्रा होती है ईंट की मिट्टी में वो 50 से 60% होती है। याद कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिका कितना होता है, 50 से 60%। दूसरा है दोस्तों इसमें हमारा A फॉर हो गया एल्यूमिना। एल्यूमिना कितना होता है, 20 से 30% होता है। एल्यूमिना 20 से 30% होता है। तीसरा है दोस्तों लाइम। तीसरा L फॉर क्या हो जाएगा, लाइम।
तीसरा हो गया लाइम। लाइम को कैसे याद रखेंगे आप, 2 तो शुरू के आपको याद करनी ही है। सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%। लाइम कितने अक्षर का है, इसमें लेटर कितने लाइम में गिन लीजिए। लाइम में LIME 4 लेटर हैं, तो ये 4 से 5% होगा। कितना होगा, 4 से 5% होगा। इस तरह से आप याद कर लेंगे, क्लियर ना। चौथे नंबर पे लिखा है यहाँ पर आई फॉर हो जाएगा दोस्तों आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड समझ पा रहे हैं, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड में कितने 5 लेटर आते हैं, इसलिए 5 से 6% होगा। लाइम 4 से 5% होता है, आयरन ऑक्साइड आपका 5 से 6% होता है। बाकी एम बच्चा, एम फॉर मैग्नीशिया होता है और ए फॉर एल्कलीज होता है। एम फॉर मैग्नीशिया और ए फॉर एल्कलीज, याद रहेगा दोस्तों, याद रहेगा। तो आपके टोटल 6 हो गई है, ठीक है। सलीमा ट्रिक से आप सभी को याद कर लेना है इनको, सलीमा ट्रिक से आप सभी को याद करना है। सलीमा आपके सामने ट्रिक मैंने लिख भी दी है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। क्या क्या हो गया, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कलीज, सभी को याद रहेगा। परसेंटेज मात्रा कैसे याद रखेंगे, सिलिका सबसे ज़्यादा होता है ईंट में, कितना 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम 4 अक्षर का होता है इसलिए 4 से 5%, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% होगा, मैग्नीशिया और एल्कलीज दोनों 1-1% होते हैं। तो ईंट जिस मिट्टी से बनी होती है उस मिट्टी में ये 6 इंग्रेडिएंट होते हैं। आप सभी को याद हो गए होंगे, बस एक ही वर्ड याद कर लीजिए, सलीमा। क्या याद कर लीजिए, सलीमा। मेरे साथ साथ नाम बोलने की कोशिश कीजिए आप, SAM, सलीमा, LIMA, सलीमा। इनके नाम क्या क्या हो जाएंगे, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कलीज। क्या हो गया, एल्कलीज। एल्कलीज आपके क्षारीय होते हैं, जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या आपके एल्कलीज हैं, ठीक है। अब एक एक करके दोस्तों इन सभी के फंक्शन देखेंगे हम कि ईंट में सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कलीज, इनके काम क्या होते हैं। एक एक करके इनके फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी लिखा है दोस्तों, इस नोट पॉइंट को भी याद रखना है आपको। क्या नोट पॉइंट है ये, आपको 6 इंग्रेडिएंट तो मैंने ये बता दिए सलीमा वाले। इसके अलावा कभी कभी पूछता है कि अगर हम मिट्टी में ब्रिक अर्थ में, ब्रिक अर्थ का यह मतलब क्या है, ईंट की जो मिट्टी होती है उसमें अगर सिल्ट एंड किले, क्या क्या, सिल्ट और किले की मात्रा आपसे पूछे, सिल्ट एंड किले की मात्रा अगर आपसे पूछे कितने % ली जाती है, तो ये दोनों अगर साथ में पूछेगा दोस्तों तो कभी भी 50% से कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिल्ट एंड किले की परसेंटेज मात्रा 50% से 50% से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको नोट पॉइंट है, याद रखना है। इसमें जितने नोट पॉइंट मिलेंगे सभी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको जान के खुशी होगी। ये कंटेंट SSC JEE में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके इस बार जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं इससे आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी JEE वगैरह की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए अगला बात करें दोस्तों, इसमें नोट पॉइंट आप सभी को पता चली गया, 50% से कम नहीं होना चाहिए सिल्ट और किले की मात्रा। 1 मीटर क्यूब में 500 ईंट होती हैं, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी लिखा है कि 1 मीटर क्यूब में जो ईंट होती है टोटल 500, इन 500 ईंट का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 1800 kg होगा। हालांकि आपको लिखवाया था एक ईंट का भार 3 से 3.5 किलो होता है, तो एक ईंट का अगर 3 किलो भी मानेंगे तो 500 का 1500 kg हो गया, लेकिन 3 से 3.5 kg होता है, इसलिए 1500 ना लेकर के हम 1800 kg लेते हैं। 1 मीटर क्यूब में जितनी ईंट होती है उन सब का भार, समझ आया। अब बात करते हैं जो हमारे मिट्टी में जो हमारे ईंट की मृदा के जो संघटक थे उनके कार्य क्या क्या होंगे, उनके फंक्शन क्या होंगे। तो फंक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों आप, एक एक दो पॉइंट मैंने इनके फंक्शन के बारे में लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा था सिलिका, कितना था, 50 से 60% था। अब सिलिका का अक्षर S से शुरू हो रहा है, S से, S फॉर सिलिका होता है और S से ही आपके 2 टर्म और आते हैं, एक आता है शेप, एक आता है S से क्या आता है, शेप आता है, और दूसरा आता है आपका शेप के बाद क्या आता है दोस्तों, फिर से लिखते हैं, S से एक तो आपका शेप आता है, S फॉर शेप, S फॉर शेप, और दूसरा आता है S फॉर स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सिलिका जो होती है 2 चीज़ हमें मेन प्रोवाइड करेगी। ईंट को जो शेप आती है, ईंट की जो आकृति होती है वो बिल्कुल ईंट के शेप आपकी सिलिका के कारण होती है। सिलिका अगर नहीं मिला होगा मिट्टी में तो फिर आपको ईंट की प्रॉपर शेप नहीं मिल पाएगी। एक तो ये शेप प्रोवाइड करता है, दूसरा ये स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है सामर्थ्य, ईंट की जो ताकत होती है वो सिलिका के कारण ही आती है।
एंड ये ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है टिकाऊपन। ये 3 चीज़ तो आपको मेन याद रखनी ही रखनी है, किसी भी हालत में नहीं भूलना। सिलिका आपको ईंट को क्या शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इतना समझ आया। इसके बाद अगला पॉइंट, संकुचन को रोकती है। जो सिलिका होता है ये श्रिंकेज को कम करेगा। ईंट आपकी सिकुड़ेगी नहीं अगर सिलिका प्रॉपर मात्रा में मिला होगा तो, ठीक है। एंड इसके अलावा ईंट के जो कोने होते हैं वो तीक्ष्ण रहते हैं। तीक्ष्ण मतलब होता है शार्प। शार्प जानते हैं ना, तीखे कोने जो होते हैं शार्प, ठीक है, जिससे अगर आप उंगली घिस देंगे ईंट पे तो कट जाएगी आपकी उंगली, इतने शार्प होते हैं। तो सिलिका के कारण ही क्या होंगे, ब्रिक के कोने तीक्ष्ण होते हैं। एंड सिलिका वार्पिंग को भी कम करता है। वार्पिंग मतलब होता है दोस्तों ईंट का लहरदार होना। आपने कई बार देखा होगा जो ईंट होती है वो कैसी हो जाती है, आपकी टेढ़ी हो जाती है इस तरह से। ईंट में क्या हो जाता है, लहर टाइप से इस तरह से पड़ जाती है ईंट में, ठीक है। तो वो टेढ़ी ईंट ना हो, लहरदार ना रहे, ये भी सिलिका इसको भी रोकती है। समझ आया सिलिका के काम क्या क्या थे। मैंने आपको स्ट्रेंथ और शेप याद रखना है, बाकी ये भी आपको एडिशनल मैंने बता दिए हैं। अब इसमें एक पॉइंट लिखा है, अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाए ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिलिका। एक्सेस मतलब होता है अधिकता, ठीक है। सिलिका की अधिकता के कारण क्या होगा, अभी आपने देखा सिलिका क्या कर रही थी, सिलिका आपकी ईंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही थी, सामर्थ्य प्रोवाइड कर रही थी। अब अगर ज़्यादा सिलिका आप मिला देंगे तो ईंट ब्रिटिल हो जाएगी। ब्रिटिल मतलब भंगुर हो जाएगी। ईंट को अगर आप ऊपर से गिरा भी देंगे तो एकदम तेजी से टूट जाएगी वो, ठीक है ना। ब्रिटिल मतलब भंगुर हो जाएगी और वीक भी हो जाएगी, कमज़ोर भी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ईंट में अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, ईंट आपकी ब्रिटिल एंड वीक हो जाएगी, भंगुर एंड कमज़ोर हो जाएगी। किसके कारण कमज़ोर हो जाती है, ये लॉस ऑफ कोहेजन के कारण कमज़ोर हो जाती है। मतलब इसमें कोहेजन मतलब होता है दोस्तों ससंजन की कमी हो जाती है। क्या, ससंजन की कमी। ससंजन आप सभी जानते हैं, ससंजन आसंजन बल आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। कोहेजन और अडेजन फोर्स क्या होते हैं, ये जब दो समान पार्टिकल आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं तो उन्हें कोहेजन कहते हैं, और जो दो डिफरेंट पार्टिकल आपस में अट्रैक्शन लगाएंगे तो उसे अडेजन कहते हैं। तो कोहेजन समझ रहे हैं आप सभी, ससंजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी सिलिका की मात्रा ज़्यादा मिला देंगे तो पार्टिकल जो थे आपके सेम टाइप के पार्टिकल वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी कोहेजन की कमी होगी, जिसकी वजह से ईंट आपके वीक हो जाती है और ब्रिटिल हो जाती है। तो सिलिका की मात्रा अधिक होने के ये दोनों आपके लॉस हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया सिलिका का काम। दूसरा पढ़ते हैं एल्यूमिना का क्या काम होता है। एल्यूमिना का सिर्फ एक ही काम होता है। एल्यूमिना कितने परसेंट था दोस्तों, 20 से 30% एल्यूमिना था। सबसे ज़्यादा सिलिका था 50 से 60%। दूसरा एल्यूमिना हो गया 20 से 30%। एल्यूमिना क्या काम करता है, तो एल्यूमिना ईंट को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसिटी मतलब होता है सुघट्यता। सुघट्यता मतलब आप ईंट की जो मिट्टी है उसको कोई भी आकार दे सकते हैं, वो बहुत प्लास्टिक हो जाएगी, किसी भी शेप में आप उसको आसानी से ढाल सकते हैं। प्लास्टिक मतलब समझते हैं ना, जैसे पॉलीथिन हो गया आपका, उसको पकड़ के आप खींच देते हैं, लंबाई बढ़ जाती है उसकी तुरंत, तो आप किसी भी चीज़ में उसको डाल देंगे तो वो क्या कहलाएगी, प्लास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है। किसी भी शेप दे सकते हैं। तो एल्यूमिना उसको प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आप उसको ईंट की शेप में इजीली ढाल सकते हैं एल्यूमिना के कारण ही। समझ आ रहा है आप सभी को। तो क्या हो गया, प्लास्टिसिटी कौन देगा, प्लास्टिसिटी एल्यूमिना देता है। इनको याद कर लेना एक एक टर्म। सिलिका क्या बताया था, स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करता है। एल्यूमिना क्या प्रोवाइड करेगा, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। अब अगर एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, मात्रा ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, ईंट के जो कोने होंगे वो शार्प नहीं बनेंगे, तीक्ष्ण नहीं बनेंगे, ऐसे कोने बनेंगे जो आसानी से झड़ जाएंगे, ऐसे टूट जाएंगे। इसीलिए एल्यूमिना को भी 20 से 30% ही मिलाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलाते। समझ पा रहे हैं। बाकी एक ही पॉइंट आपको याद रखना था, प्लास्टिसिटी वाला। क्लियर हुआ। एक और चीज़ लिखी है यहाँ पर कि संकुचन का मान बढ़ने के कारण ईंट में क्रैक्स की भी संभावना रहेगी। अगर हम लाइम ज़्यादा मिला देंगे तो इससे ईंट सिकुड़ने लग जाएगी, और जब ईंट सिकुड़ेगी तो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एल्यूमिना का काम हो गया। अब आगे बात करते हैं लाइम के बारे में। लाइम को दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, लाइम हमेशा पाउडर के रूप में मिलाते हैं ईंट में, कभी भी ढेले के रूप में नहीं मिलाते। ढेले को हम लंप बोलते हैं, LUMP लंप। तो हम लंप लाइम का प्रयोग नहीं करते, जबकि किसका, पाउडर की फॉर्म में प्रयोग करते हैं। आगे बताएंगे लंप लाइम की फॉर्म में क्यों नहीं प्रयोग करते। अगर ईंट में ढेले के रूप में मिला देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये आगे बताएंगे आपको। अभी हार्मफुल इंग्रेडिएंट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है।
इतना समझ आया। लाइम अब काम क्या करेगा, लाइम फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स मतलब गालक का काम करेगा। इसमें जो आपने सिलिका एल्यूमिना मिलाया है इन सबको फ्यूज करने का काम करेगा, ठीक है, गालक का, यानी गला देगा, उनको आपस में मिक्स कर देगा। समझ आ रहा है, गालक का काम करता है। आगे ये नीचे लिखा हुआ है क्या, ये सिलिका के फ्यूजन को भी कम कर देगा। मतलब सिलिका को पिघलाने के लिए अगर हमें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी ना, तो अगर हम लाइम मिला देंगे तो इसको कम टेम्परेचर पे ही पिघलाया जा सकता है, क्योंकि लाइम भी आपका फ्लक्स का काम करता है। इतना समझ आ रहा है। अगर आप लाइम दोस्तों ज़्यादा मात्रा में मिला देंगे तो चूंकि लाइम आपका फ्लक्स का काम कर रहा था, ये गालक का काम कर रहा था, तो ये ईंट को ज़्यादा जला देगा। अगर लाइम हम 4 से 5% से अधिक मिला देंगे तो ये लाइम क्या करेगा, इसकी वजह से ईंट अधिक जल जाती है। इतना समझ आया। आगे बात करते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो होता है, आयरन मतलब लोहा होता है दोस्तों। अगर आप लोहे को गर्म करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है आपको, अगर आप लोहे को गर्म करेंगे तो आपने देखा लोहा लाल हो जाता है गर्म होने के बाद। तो आयरन ऑक्साइड ईंट को लाल कलर प्रोवाइड करता है। क्या, रेड कलर प्रोवाइड करता है ईंट के लिए आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड 5 से 6% होता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं हम। ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ईंट को हार्ड भी बनाता है, लेकिन आपको हार्ड याद नहीं रखना है, हार्डनेस आपको याद क्या रखना है इसमें, रेड कलर। आपसे पूछे ईंट का रंग लाल किसकी वजह से होता है, आप बोलेंगे आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से। फिर आप कहेंगे अच्छा सर हमने तो पीली ईंट भी देखी है, ईंट का रंग पीला किसकी वजह से होता है, तो अगला जो इंग्रेडिएंट आएगा आपका मैग्नीशिया, मैग्नीशिया की वजह से ईंट का रंग पीला होता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से ईंट का रंग लाल होता है। अब अगर आयरन ऑक्साइड आप ज़्यादा मिला देंगे दोस्तों, आप खुद सोचिए, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% पे लाल रंग दे रहा था ईंट को, अब आपने 5-6% से भी ज़्यादा मिला दिया आयरन ऑक्साइड, तो ईंट को ये लाल की जगह काला कर देगा, मतलब ज़्यादा काला कर देगा। इसे इंग्लिश में ब्लैकिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैकिश। ब्लैकिश यानी अत्यधिक काला हो जाएगी ईंट अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, जो कि रेड कलर प्रोवाइड कर रहा था, फिर वो रेड ना करके ईंट को काला कर देगा, ज़्यादा जल जाती है ईंट। ठीक है, एंड अगला है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया 1% होता है। मैग्नीशिया में मैंने क्या बताया आपको, मैग्नीशिया पीला कलर प्रोवाइड करता है। कैसा, येलो कलर प्रोवाइड करेगा। येलो मतलब पीला रंग प्रोवाइड करता है ईंट को मैग्नीशिया। क्लियर हुआ। अब अगर आप मैग्नीशिया ज़्यादा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा पीली ईंट हो जाएगी आपकी, जिसे इंग्लिश में येलोइश कहते हैं। क्या कहते हैं, येलोइश, येलोइश कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशिया पीला कलर देती है, आयरन ऑक्साइड आपका रेड कलर देता है। इतना समझ आया दोस्तों, क्लियर हुआ सभी को। एंड लास्ट है एल्कलीज। एल्कलीज जो दोस्तों होते हैं मिट्टी में, ये हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये जितना कम हो उतना ही सही रहता है, फिर भी मिट्टी में लगभग 1% तो ये होते ही होते हैं। ये जो है इफ्लोरोसेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस कहते हैं दोस्तों उत्फुल्लन। उत्फुल्लन का मतलब क्या, आपने कई बार देखा होगा ईंट के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, तो उसे हम इफ्लोरोसेंस कहते हैं, उसे उत्फुल्लन कहते हैं। उत्फुल्लन सीमेंट के ऊपर भी बन जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार सीमेंट जो आप प्लास्टर कर देते हैं किसी दीवार के ऊपर, तो उस पर ग्रे कलर के धब्बे बन जाते हैं, ग्रे कलर के सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं आपको, तो वो ही इफ्लोरोसेंस होता है। समझ पा रहे हैं ना, उत्फुल्लन होता है। तो उत्फुल्लन किसकी वजह से आता है, एल्कलीज के कारण आता है। एल्कलीज कुछ नहीं होता, ये साल्ट होते हैं आपके, घुलनशील साल्ट होते हैं, जो कि जैसे पोटेशियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, ये सब एल्कलीज में ही आते हैं। समझ पा रहे हैं सभी। तो ये 6 के 6 इंग्रेडिएंट आपके कंप्लीट हो गए, जो कि ईंट की मिट्टी में होते हैं। तो जस्ट मेरे साथ एक बार आपको साथ साथ रिवाइज कर देना है इनको, कौन कौन से होते हैं ये। तो ट्रिक आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से देख के ये सलीमा वर्ड लिखा हुआ है, इससे देख के आप बोलेंगे एस फॉर सिलिका हो गया, दूसरा ए फॉर एल्यूमिना, तीसरा लाइम, चौथा आयरन ऑक्साइड, पांचवा मैग्नीशिया और छठा एल्कलीज। सिलिका कितना होता है दोस्तों, 50 से 60% होता है। एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम होता है 4 अक्षर का, 4 से 5%, आयरन ऑक्साइड 5 का होता है तो 5 से 6%, मैग्नीशिया और एल्कलीज 1-1% होते हैं। परसेंटेज मात्रा याद हुई। इनके काम क्या क्या थे, एक एक काम बताएंगे सभी। सिलिका का सबसे मेन काम है शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। एस फॉर सिलिका और एस फॉर शेप और एस फॉर स्ट्रेंथ। तो सिलिका क्या करेगा, स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड करता है। सिलिका की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो ईंट आपकी ब्रिटिल हो जाती है और वीक हो जाती है, जो कि लॉस ऑफ कोहेजन के कारण होती है, संयोजन की कमी के कारण होती है। दूसरा है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या काम करेगा दोस्तों, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जो कि 20 से 30% होता है एल्यूमिना,
ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, ईंट को सुगठ्यता प्रदान करता है। सुगठ्यता मतलब ईंट को आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तीसरा है आपका यहाँ पर लाइम। लाइम फ्लेक्स का काम करता है, गालक का काम करता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड रेड कलर प्रोवाइड करता है ईंट को। मैग्नीशिया येलो कलर प्रोवाइड करता है ईंट को। रेड कलर जो प्रोवाइड कर रहा था आयरन ऑक्साइड, अगर इसको ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो ईंट आपकी ब्लैकिश हो जाएगी, ठीक है, ब्लैकिश। तो ब्लैकिश क्यों हो जाती है? क्योंकि काली हो जाएगी ज़्यादा ईंट। मैग्नीशिया ज़्यादा करने से येलोइश हो जाएगी ईंट, ज़्यादा पीली हो जाएगी। ए फॉर एल्कलीज होता है, एल्कलीज हार्मफुल होता है, ये आपका उत्फुल्लन उत्पन्न कर देगा ईंट में, ठीक है ना, इफ्लोरोसेंस आ जाएगा इसके कारण। तो आपके ये भी इंग्रेडिएंट हो गए। अब बात करते हैं जो हानिकारक इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी ईंट में, वे कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए, हार्मफुल सब्सटेंस इन ब्रिक अर्थ, यानी ईंट मृदा में हानिकारक पदार्थ। अब बात करेंगे दोस्तों हम जिस मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं उस मिट्टी में कौन कौन से हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं उनके बारे में, एंड वे पदार्थ ईंट को किस प्रकार से हानि पहुंचाएंगे इसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा लंप लाइम। लंप लाइम, ये लाइम होगा LIME। लंप लाइम मतलब चूने का ढेला। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो हमारा लाइम होता है जो कि ब्रिक अर्थ में 4 से 5% होता है, ये ढेले के रूप में नहीं होना चाहिए। अब ढेले के रूप में क्यों नहीं होना चाहिए हम इसकी बात करने वाले हैं इसमें, ठीक है। थ्योरी आप बाद में पढ़ना, पहले मैं आपको एक बार रिएक्शन समझा दूं जिससे आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ सकें। देखिए, आपको पता है दोस्तों, अगर चूना ढेले के रूप में होगा तो उसको हम चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, इतना आपको पता है। अब अगर आपने ईंट की मिट्टी में ये चूना पत्थर मिला दिया, मतलब चूने को ढेले के रूप में मिला दिया, तो जब आप ईंट को पकाएंगे भट्टे में ले जा करके, पकाने का मतलब यहाँ पर हमने इसको क्या किया, टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आप सभी ने रिएक्शन देखी होगी केमिस्ट्री में भी, इसमें से कच्चा चूना अलग निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के बाहर हो जाती है। मतलब आपको इससे चूना पत्थर से कच्चा चूना मिल जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम चूने को, लाइम को ढेले के रूप में मिला देंगे तो चूना पत्थर जब ईंट हम पकाते हैं तो पकने के बाद कच्चे चूने में बदल जाएगा। और ये कच्चा चूना दोस्तों, यानी कि ईंट पक के तैयार हो गई, अब उसके अंदर जो चूना है उसमें कैसा कच्चा चूना है। कच्चा चूना मतलब जो आप अपने मकान में कलर करने के लिए जो आप चूना लेकर के आते हैं, लाइम लेकर के आते हैं, जिसे कलई कहते हैं आप, अगर आप उसको दीवारों पर कलई करते हैं तो जब आप उसको पानी में भिगोते हैं दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, हम कच्चे चूने को पानी में जब डालते हैं तो वह क्या करता है, उसमें से हीट जनरेट होती है बहुत ज़्यादा, एंड वो ऊपर को उठने लग जाता है, मतलब उसका आयतन बढ़ जाता है, फूलने लग जाता है। वो क्यों फूलने लग जाता है? क्योंकि दोस्तों कच्चा चूना जब पानी के संपर्क में आता है तो वह CaOH के होल्टवाइज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब स्लैग्ड लाइम बन जाता है, बुझा चूना बन जाता है। क्या बन जाता है? बुझा चूना। और कच्चा चूना जब बुझा चूना बनता है तो उससे इसका आयतन 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। मतलब अगर आप इस कच्चे चूने को पानी में भिगोते हैं, सपोज आप आधी बाल्टी पानी लेकर के उसमें कच्चा चूना डाल देते हैं, तो पानी के संपर्क में आने के बाद चूना फूल जाता है और वो बाल्टी आधी की जगह क्या होगी, पूरी आपकी भर जाएगी। डेट मीन्स उसका आयतन बढ़ गया 2 गुना, लगभग 2 से 2.5 गुना आयतन बढ़ जाता है। अब आयतन बढ़ने से ईंट पे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? तो आप खुद सोचिए, आपने क्या किया, आपने ईंट में मिला दिया ये चूना पत्थर, यानी ढेले के रूप में चूना मिला दिया। जब आपने ईंट को पकाया तो ये कच्चे चूने में बदल गई, और जब ये कच्चा चूने में बदल गई तो ये पानी के संपर्क में जैसे ही आपकी ईंट आएगी तो ये क्या होगा, कच्चा चूना आपका बुझे चूने में बदल जाएगा और इसका आयतन बढ़ जाएगा 2 से 2.5 गुना। मतलब ईंट आपकी फूलने लग जाएगी। ईंट फूल जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सामर्थ्य कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो जो आपको रिएक्शन दिखाई है इसी को मैंने थ्योरी की फॉर्म में ऊपर लिखा है, अब आप पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है लाइम ढेले के रूप में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि लंप लाइम, ये लाइम होगा, मिस्टेक से बच्चे ने गलत लिखा हुआ है। लंप लाइम की उपस्थिति में ईंट पकने के बाद CaCO3 जो होता है वो CaO में बदल जाता है, जो जल से क्रिया करके CaOH का होल्टवाइज में बदल जाता है, और जिसका आयतन ओरिजिनल आयतन से 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब ईंट आपकी फूल गई, और ईंट फूलने से उसकी सामर्थ्य कम हो जाती है। तो पहला सब्सटेंस आपको समझ में आ गया, लाइम हमेशा हम पाउडर की फॉर्म में मिलाएंगे, लंप की फॉर्म में यानी ढेले के रूप में नहीं मिलाते। दूसरा देखते हैं, दूसरा सेकंड वाला यहाँ पर सेकंड है हमारा दोस्तों
ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ। अब ये ऑर्गेनिक मैटर होते क्या हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं हमारे पेड़ पौधों की जड़ें हो गई, उनके पत्ते हो गए। अगर ईंट की मिट्टी में पेड़ पौधों की जड़ें या पत्ते मिले होंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ईंट पर? तो देखिए, जब हम ईंट की मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग मतलब हो गया ईंट को जब हम ढालते हैं, ईंट को बनाते हैं ईंट के शेप में, मिट्टी से जब हम ईंट बनाएंगे, कच्ची ईंट बनाएंगे, तो उसमें भी समस्या आएगी। अगर उसमें जड़ें और पत्ते होंगे तो उसकी मोल्डिंग करने में समस्या आएगी। और अगर आपने मोल्डिंग कर भी ली, ईंट बना भी ली, और उस मिट्टी के अंदर पेड़ की जड़ें थी और पत्ते थे, तो जब आप उसको भट्टे में ले जा करके पकाएंगे तो वे जड़ें और पत्ते क्या होंगे? जल जाएंगे। आग से क्या होंगे? जल जाएंगे जब उन्हें टेम्परेचर मिलेगा तो। अब जो जड़ें और पत्ते ईंट की मिट्टी में अंदर थे वे जल गए तो क्या होगा? अब ईंट के अंदर रंध्र बन जाएंगे। रंध्र मतलब छिद्र बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर की वजह से एक तो मोल्डिंग यानी ईंट को ढालने में समस्या आती है, दूसरा ईंट पकाते समय उसमें उपस्थित पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं और पत्ते होते हैं वे जल जाते हैं। और जलने से क्या होगा? जलने से ईंट में रंध्र बन जाएंगे। रंध्र मतलब वॉइड्स हो जाएंगे उत्पन्न, छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होना चाहिए, ये हार्मफुल होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इनमें से कौन से हार्मफुल सब्सटेंस है। तो दो हम पढ़ चुके, पहला लंप लाइम, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर। अब बात करते हैं तीसरा होगा हमारा एल्कलीज। एल्कलीज के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ईंट में एल्कलीज 1% होता है और ये हानिकारक होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये ईंट में इफ्लोरोसेंस उत्पन्न करता है। इफ्लोरोसेंस मतलब उत्फुल्लन उत्पन्न कर देगा, उत्फुल्लन। समझ आ रहा है? सॉरी। अगला है हमारा बेवल्स एंड ग्रेवल्स। बेवल्स और ग्रेवल्स का मतलब होता है कंकर पत्थर। अब ईंट में, हमारे ईंट की जो मिट्टी है उसमें कंकर पत्थर भी नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करने देंगे एंड मोल्डिंग जब हम करेंगे तो मोल्डिंग में भी बहुत समस्या आएगी। अगर ईंट की मिट्टी में बीच बीच में कंकड़ पत्थर आ जाएंगे, आप जब उसकी मोल्डिंग करेंगे, मिट्टी को अच्छे से गूंथना शुरू करेंगे आटे की तरह से, तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी और उसकी मोल्डिंग में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसीलिए बेवल्स एंड ग्रेवल्स भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद पांचवा है हमारा कार्बोनेशियस मटेरियल। अब कार्बोनेशियस मटेरियल कौन से होते हैं दोस्तों? यानी कार्बन युक्त पदार्थ कौन से होते हैं? तो कार्बन जिनमें मिला होगा वे पदार्थ आपके कार्बन युक्त पदार्थ होंगे और ये ईंट को हानि पहुंचाते हैं। किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं? अगर कार्बन युक्त पदार्थ होंगे ईंट की मिट्टी में तो ये क्या करेंगे? ईंट को पकने के बाद पता है ब्लैक कर देंगे, ब्लैक कोर डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी सकता है कि ब्लैक कोर डिफेक्ट ईंट में किसकी वजह से आता है? तो आप बोलेंगे कार्बोनेशियस मटेरियल्स की वजह से ब्लैक कोर डिफेक्ट उत्पन्न होता है ईंट में। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगला जो है दोस्तों हमारा छठा हो जाएगा इसमें सल्फर। सल्फर दोस्तों इंपॉर्टेंट है बिकॉज सल्फर बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। अगर सल्फर होगा ईंट की मिट्टी में तो उससे क्या होगा? कई बार आपने देखा होगा जो आपकी ईंट होती है दोस्तों, इस ईंट के ऊपर कई बार आपने देखा यहाँ पर एक्स्ट्रा मास यानी द्रव्यमान इकट्ठा हो जाता है ईंट के ऊपर। ऊपर से ईंट क्या होती है? फूल जाती है ऊपर से, मतलब उसमें कुछ द्रव्यमान जैसा इकट्ठा हो जाता है ऊपर। देखा है कभी आपने ईंट के ऊपर? ध्यान दिया होगा तो ऊपर का प्लेन सरफेस ना होकर के किसी ईंट के ऊपर थोड़ा सा स्पंजी मास जैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ये सल्फर के कारण ही होता है। डेट मीन्स हम क्या कह देंगे कि सल्फर के उपस्थित होने से ईंट के सरफेस पर एक्स्ट्रा स्पंजी स्वेलन मास। एक्स्ट्रा स्पंजी स्वेलन मास मतलब क्या हो गया? स्पंज आप सभी ने देखा है, तो अतिरिक्त स्पंज रूप का फूलता हुआ द्रव्यमान आ जाएगा ईंट के ऊपर। किसकी वजह से? सल्फर की वजह से। इसीलिए सल्फर भी हानिकारक पदार्थ होता है ईंट की मिट्टी में। लास्ट है दोस्तों हमारा आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट क्या काम करेगा? तो हमने आपको ऊपर बताया था अगर आयरन ऑक्साइड होता है तो वो तो आपको रेड कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आयरन पाइराइट होगा ईंट की मिट्टी में तो ये ईंट के रंग को बिल्कुल हटा देगा, मतलब रंगहीन कर देगा ईंट को। इससे क्या होगा? यानी इसके उपस्थित होने से ईंट रंगहीन हो जाती है। रंगहीन मतलब कलरलेस हो जाएगी, ईंट का कलर ही नहीं मिलेगा अगर आयरन पाइराइट उसमें उपस्थित होगा तो। इस तरह से दोस्तों ये हमारे 7 हार्मफुल सब्सटेंस थे। कौन कौन से थे आप नाम बताएंगे एक बार फिर से? केवल नाम याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आपका उसी से बन जाएगा। सबसे पहला क्या था? लंप लाइम था आपका। सबसे पहला लंप लाइम यानी चूना ढेले के रूप में नहीं होना चाहिए, ये हार्मफुल होता है। दूसरा ऑर्गेनिक मैटर था, पेड़ पौधों की जड़ें और पत्ते हो गए। तीसरा हमारा एल्कलीज हो गया।
चौथा बेबल्स एंड ग्रेवल्स हो गए, पांचवा कार्बोनेशियस मटेरियल हो गए, छठा सल्फर और सातवां आयरन पायराइट। तो ये 7 आपके हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, वहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं भी आपको थ्योरी को समझा देता हूँ अच्छे से कि इन सब का मतलब क्या, ताकि आप दोबारा पढ़ें तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड की फॉर्म में है दोस्तों, इफेक्टिव क्लास कम होगी, लेकिन फिर भी बोर ना होते हुए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि एग्जाम भी आपके पास में है। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रिपरेइंग ऑफ ब्रिक, यानी कि हम ईंट कैसे तैयार करते हैं। हमने देख लिया ईंट की मिट्टी हमने तैयार कर ली, मिट्टी में कौन कौन से हमारे इंग्रेडिएंट होने चाहिए और कौन कौन से नहीं होने चाहिए, इसकी हम बात कर चुके। अब देखेंगे हम ईंट को बनाते कैसे हैं। तो ईंट हमारी 4 स्टेप में बन के तैयार होती है दोस्तों। 4 स्टेप में कौन कौन से में, सबसे पहला क्या करेंगे हम, प्रिपेयर ऑफ ब्रिक अर्थ, यानी हम ईंट की मिट्टी को तैयार करेंगे। पहली चीज़ ईंट की मिट्टी तैयार करेंगे। उसके बाद जब मिट्टी हमारे पास तैयार हो जाएगी तो हम मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग मतलब जो सांचा होता है ईंट का, उस सांचे में मिट्टी को डाल करके हम उससे ईंट को ढालना शुरू करेंगे। मोल्डिंग मतलब ढालना। मोल्डिंग आपने कर लिया, ईंट मतलब मोल्ड हो गई, ईंट की शेप बन गई। अब आप उसको ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग मतलब सुखाएंगे उसको। ड्राइंग मतलब क्या करेंगे, मिट्टी को मतलब ईंट को सुखाएंगे। अभी कच्ची ईंट है ये। सुखाने के बाद फिर हम इसको भट्टे में ले जा करके वर्निंग करा देंगे। वर्निंग मतलब, वर्ण मतलब जलना होता है हिंदी में, लेकिन यहाँ कहेंगे पकाना। वर्निंग मतलब पकाना। ठीक है, तो 4 स्टेप में आपकी ईंट तैयार होती है। कौन कौन सा, प्रिपेयर ऑफ ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग, ड्राइंग और बर्निंग। एक एक करके चारों की बात करेंगे। जब हमारी ईंट बन के तैयार हो जाएगी फिर थोड़ा सा उसको चिनाई में कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैं आपको फुल डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेंगे एमसीक्यूज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इजीली उसको कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, थ्योरी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो हमें ऑप्शन देख के ही आंसर याद आ जाते हैं, बट हम एक बार अगर थ्योरी पढ़ रखे होते हैं तब याद आते हैं। इसीलिए आपको यहाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनते रहिए, थ्योरी सुन करके ही याद हो जाती है और आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर देंगे। आप खुद देखना, अभी आपको मैं एमसीक्यूज लगवाऊंगा इसी क्लास में, तो आप खुद आंसर देंगे। बस ध्यान से पूरी क्लास को सुनते रहिए। और इसके बाद पीडीएफ भी मिलेगा, तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं आप। ठीक है, और ये आपको आगे भी हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। अब हमारा पहला जो स्टेप था, पहला स्टेप क्या था ईंट बनाने का, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, यानी ईंट की जो मृदा है उसको तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं हम, सबसे पहली चीज़ हम इसमें अनसॉइलिंग करेंगे। अनसॉइलिंग का मतलब मिट्टी हटाना। जब हम किसी सरफेस पर, जब हम ज़मीन पर, यानी जो आपकी धरती है इससे मिट्टी जब आप निकालेंगे ईंट बनाने के लिए, तो पहले उसको अनसॉइल करेंगे। अनसॉइल मतलब ऊपर की जो मिट्टी होती है दोस्तों, उसमें घास फूस मिली होती है, मतलब वो आपकी पूरी तरह से प्योर मिट्टी नहीं होगी ईंट बनाने के लिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनसॉइलिंग करते हैं। कितनी गहराई तक अनसॉइलिंग करेंगे, तो 20 से 25 सेंटीमीटर तक की जो मिट्टी होगी ऊपर की उसे हटा देंगे। वहाँ तक ही आपकी घास फूस पाई जाती है, उससे नीचे मिट्टी साफ मिलती है। ठीक है, तो पहला स्टेप मिट्टी कैसे प्राप्त करेंगे, पहला अनसॉइलिंग करेंगे। उसकी मतलब मिट्टी को हटाएंगे 20 से 25 सेंटीमीटर तक। इतना समझ आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में एक लाइन लिखी, आप पढ़ सकते हैं इसको। भूमि की ऊपरी सतह जिस पर घास फूस पत्ते आदि को साफ करके 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक की भूमि को हटा दिया जाता है। ठीक है ना, 20 से 25 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, मिट्टी को हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, उस पर घास फूस और पत्ते वगैरह होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हो गया, अब डिगिंग करेंगे। डिगिंग मतलब हो गया खुदाई करेंगे मिट्टी को हम क्या करेंगे, खोदेंगे वहाँ से। ठीक है, हमने साफ कर ली, अब उसको खोदेंगे। अब अनसॉइलिंग के बाद डिगिंग करते हैं। ये आपको स्टेप वाइज याद रखने, पहले अनसॉइलिंग करेंगे फिर डिगिंग करेंगे। डिगिंग करने के बाद हम इसकी बेदरिंग करते हैं। बेदरिंग मतलब जो आपने मिट्टी खोदी है ज़मीन से उसको सुखाते हैं, मिट्टी को हल्का हल्का सुखाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, मिट्टी को कभी भी धूप में नहीं सुखाएंगे आप। मिट्टी को क्या करेंगे, खुले वायुमंडल में छोड़ देंगे जहाँ पर धूप ना हो, जिससे कि मिट्टी की नमी सूख जाए, यानी उसमें जो नमी उपस्थित होगी उसको सुखा देते हैं पहले। तो क्या किया आपने, सबसे पहले अनसॉइलिंग की, फिर डिगिंग किया। डिगिंग के बाद अब बेदरिंग कर रहे हैं आप। बेदरिंग मतलब हो गया डिगिंग से प्राप्त मिट्टी को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं। वायुमंडल में खुला छोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, बेदरिंग कहते हैं, जिससे सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। इसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो वायुमंडल सोख लेता है, मतलब वाष्पित हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें बहुत सारी क्वालिटी बढ़ जाती है सॉइल की। ठीक है, तो इसको कितने टाइम तक बेदरिंग करते हैं, तो लगभग 3 से 4 वीक तक इसकी हम बेदरिंग करेंगे। क्लियर ना, 3 से 4 सप्ताह तक इसकी बेदरिंग करते हैं। अब आगे बात करते हैं अगला पॉइंट।
अगला पॉइंट है हमारा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, इनके मतलब ही आपको ध्यान रखने हैं। हमने 3 स्टेप पढ़ लिया अपने, क्या क्या। सबसे पहले अनसॉइलिंग किया, दूसरा हमने डिगिंग कर लिया, तीसरा हमने वेदरिंग कर लिया, अब चौथा करेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब जानते हैं दोस्तों, ब्लेंडिंग मतलब आपको मैंने ऊपर बताया था मिट्टी में जो इंग्रेडिएंट होने चाहिए, जो कि सलीमा ट्रिक से आपको बताया था, इन सभी 6 इंग्रेडिएंट को प्रॉपर अनुपात में जो हम मिक्स करते हैं, इसको ही कहते हैं ब्लेंडिंग। क्या कहते हैं इसको? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब हो गया ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ मतलब ईंट की जो मिट्टी होती है, इसमें यदि किसी कंपोजिशन की मात्रा कम हो तो उसे सही अनुपात में मिलाते हैं। यानी अगर कोई भी, जैसे आपका सिलिका है, सिलिका बताया था 50 से 60% होता है, अगर नहीं होगा तो उसको 50 से 60% कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है। आप जो ईंट बनती है, हालांकि यहाँ भट्टे पर तो नॉर्मली बना देते हैं जो भी व्यापारी लोग होते हैं, लेकिन वास्तव में स्टैंडर्ड ब्रिक अगर आप बनाएंगे तो पहले मिट्टी की टेस्टिंग करते हैं हम कि सॉइल में सभी इंग्रेडिएंट प्रॉपर मात्रा में है या नहीं। अगर नहीं होते हैं तो उसको क्या करते हैं हम, सही अनुपात में मिला देते हैं। इसी को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मिक्सिंग ऑफ कंपोजिशन इन ए प्रॉपर रेशियो इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब क्या हो गया, प्रॉपर रेशियो में कंपोजिशंस को मिक्स करना ही क्या कहलाता है, ब्लेंडिंग कहलाता है। अब ब्लेंडिंग के बाद अगला आता है दोस्तों हमारा टेम्परिंग। अगला क्या आता है हमारे इसमें, टेम्परिंग। टेम्परिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो वेदर्ड ब्रिक अर्थ में आवश्यकता अनुसार पानी मिलाते हैं। क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार। हमने क्या कर लिया, हमने शुरू के 4 स्टेप देख लिए। पहले मिट्टी की अनसॉइलिंग की थी, फिर डिगिंग की थी, डिगिंग करने के बाद मिट्टी हमने खोद के निकाल दी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, वेदरिंग करते हैं उसकी। वेदरिंग करने के बाद हमने उसकी ब्लेंडिंग भी कर ली, मतलब प्रॉपर कंपोजिशन भी मिला दिया। अब मिलाने के बाद इसमें पानी मिलाना है हमें। तो हमारे पास जो वेदर्ड ब्रिक अर्थ होती है, मतलब जो हमारे पास वायुमंडल में सूखी हुई अच्छे से मिट्टी होती है, उसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाते हैं और मोल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल को तैयार करते हैं। इसी को हम कहते हैं दोस्तों टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब क्या हो गया, ईंट की जो मिट्टी थी उसमें पानी मिलाएंगे तो उसको हम टेम्परिंग कहेंगे। और पानी कितना मिलाते हैं, तो लगभग दोस्तों 10 से 30% तक वाटर मिलाते हैं और इसकी अच्छे से कुटाई करते हैं। कुटाई करते हैं, इसकी कुटाई करने का मतलब अगला पॉइंट आ जाएगा आपका। टेम्परिंग दोस्तों हम 2 तरह से करते हैं। एक तो हम करेंगे कैसे, नीडिंग कहलाएगा, एक पगिंग कहलाएगा। नीडिंग और पगिंग का मतलब क्या है, देखिए हमने ये बता दिया आपको, पानी मिला करके उसकी अच्छे से कुटाई करने को टेम्परिंग कहेंगे। अब मिट्टी की कुटाई कैसे करेंगे, तो मिट्टी की कुटाई हम 2 तरह से करते हैं। अगर हम बाई हैंड करेंगे, मतलब हाथ से करेंगे, हाथ में हैमर वगैरह लेकर के अगर हम मिट्टी को कूट रहे हैं पानी मिला के, तो उसको तो नीडिंग कहते हैं। और अगर हम पग मिल में तैयार करते हैं मिट्टी को, किसमें, पग मिल होते हैं, मिल सभी जानते होंगे, तो पग मिल होता है मशीन से। पग मिल मतलब क्या होगी, एक तरह की मशीन होती है। अगर मशीन के द्वारा हम ब्रिक अर्थ की टेम्परिंग करते हैं तो उसको पगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पगिंग। तो हाथ से करते हैं टेम्परिंग तो उसको नीडिंग कहते हैं, अगर मशीन से करते हैं तो उसको पगिंग कहते हैं। पगिंग क्या होता है, ब्रिक अर्थ की या ब्रिक अर्थ को मशीन से पग मिल में तैयार करते हैं, उसे पगिंग कहते हैं। क्लियर हुआ। तो आपका पहला जो था आपका प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक, ये पूरी तरह तैयार हो गया। कैसे करते हैं मिट्टी तैयार, सभी को समझ आ गया ना। पहले जमीन के ऊपर की मिट्टी को अनसॉइल करेंगे, फिर उसकी डिगिंग करेंगे। अनसॉइलिंग कितनी करते हैं, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक की। फिर डिगिंग करेंगे, खुदाई करने के बाद उसको वेदरिंग करेंगे, सुखाएंगे खुले वायुमंडल में। वेदरिंग के बाद उसकी क्या करेंगे हम, ब्लेंडिंग करेंगे, मतलब प्रॉपर कंपोजिशन मिला देंगे। ब्लेंडिंग करने के बाद हम उसकी टेम्परिंग करते हैं, पानी मिला के कुटाई करते हैं। टेम्परिंग 2 तरह से करेंगे, नीडिंग और पगिंग। इसी फ्लो में दोस्तों आपको याद करना है। ठीक है। अब अगला है हमारा मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब क्या हो गया, मोल्डिंग मतलब हो गया हम उसको सांचे में ढालेंगे, अब ईंट बनाएंगे। ठीक है। तो मोल्डिंग में पहला पॉइंट पढ़ेंगे मोल्ड के बारे में। मोल्ड मतलब होता है सांचा। मोल्ड मतलब क्या होता है, सांचा। तो सांचे में मिट्टी को ढाला जाता है तो इसको मोल्ड कहते हैं। क्लियर। मोल्ड आपके 2 तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो मोल्ड होता है आपका स्टील का मोल्ड होता है, स्टील का, और दूसरा मोल्ड होता है हमारा वुडन मोल्ड। ठीक है। शीशम की लकड़ी का मोल्ड, यानी लकड़ी का मोल्ड जो होता है उसे वुडन मोल्ड कहते हैं, और स्टील वाला मोल्ड हो गया उसको स्टील मोल्ड कहेंगे। 2 तरह के मोल्ड हैं। कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, तो अगर हम इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, मतलब कौन महंगा है कौन सस्ता है, तो आपको लकड़ी वाला मोल्ड सस्ता पड़ता है, स्टील मोल्ड महंगा होता है। लेकिन ईंट की जो अच्छी क्वालिटी प्रदान करता है वो आपका स्टील मोल्ड अच्छी क्वालिटी प्रदान करेगा, बिकॉज ये लकड़ी का नहीं है, स्टील का है। ठीक है। अब बात करें इसकी साइज़ की, तो दोस्तों आपको ईंट का साइज़ बताया था मैंने। ईंट का साइज़ कितना था, स्टैंडर्ड वाला 19 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा
9 सेंटीमीटर। ये आपको मैंने बताया था ईंट का स्टैंडर्ड साइज होता है। अब ईंट जब आप बनाएंगे तो मोल्ड इससे थोड़ा बड़ा रहता है। कितना बड़ा रहता है? तो दोस्तों इससे 10% थोड़ा सा बड़ा रहेगा। 10% बड़ा होने का मतलब क्या है? यहाँ 19 की जगह कर देंगे आप कितना? 21। 9 की जगह कर देंगे 10, 9 की जगह यहाँ भी क्या कर देंगे? 10। तो ये मोल्ड का साइज आता है। आप कहेंगे 10% बढ़ाते क्यों हम इसको? मोल्ड का साइज बड़ा क्यों लेते हैं? क्योंकि दोस्तों ईंट जब तैयार हो जाती है मोल्ड में बन के, उसके बाद जब आप उसको सुखाते हैं तो सूखने से उसमें श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज सूखने से क्या दो, या फिर आप पकाते हैं भट्टे में ले जाके उसकी वर्निंग करते हैं, तो वर्निंग के टाइम पे क्या होता है? इसमें संकुचन आता है, ये श्रिंकेज होता है, सिकुड़ती है। कितनी सिकुड़ती है? केवल 10% सिकुड़ती है। अगर आप 21 का 10% निकालेंगे दोस्तों, 21 का 10% कितना आएगा? 2.1 आएगा। 2.1 का मतलब 21 में से लगभग 2 कम कर दो आप, तो कितना बचेगा आपका? 19 बचेगा। समझ पा रहे हैं? 19 के समथिंग बचेगा। ऐसे ही 10 का आप निकालेंगे 10% तो 1 आएगा। अब 10 में से आप 1 कम करेंगे तो 9 बचेगा। ऐसे ये वाला 10 है, इसमें से 1 कम करेंगे तो यहाँ भी 9 बचेगा। तो 19 गुणा 9 की ईंट कब मिलेगी आपको? जब मोल्ड का साइज आप 21 गुणा 10 सेंटीमीटर लेंगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो मोल्ड का साइज क्या लेते हैं आप? बड़ा लेते हैं। ईंट का जो साइज होता है स्टैंडर्ड, उससे 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं? क्योंकि इसके डायमेंशन में 10% की कमी आ जाती है। तो यहाँ नीचे वही पॉइंट लिखा हुआ है, क्या? वर्निंग। वर्निंग मतलब पकाने के बाद ब्रिक की डायमेंशन में 1/10 का श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज मतलब सिकुड़ती है ये 1/10 डायमेंशन। अब आप 21 में 1/10 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? ये 2.1 आएगा। ऐसे ही आप इसमें करेंगे 10 में 1/10 से तो 1 आएगा। यहाँ पर भी 10 में करेंगे तो 1 आएगा। तो इन सब डायमेंशन को अगर आप इसमें से कम कर देंगे तो आपका 19 गुणा 9 सेंटीमीटर की आपको ईंट मिल जाएगी। सभी को क्लियर हुआ? तो आपको ये भी ध्यान रखना, पकने के बाद ईंट में कितना श्रिंकेज होता है, कितनी सिकुड़ती है ईंट, तो उसमें 1/10 का श्रिंकेज होता है। क्लियर? अगला पॉइंट लिखा है इसमें क्या? स्टील मोल्ड से प्राप्त ब्रिक जो होती है वो हमारी वुडन मोल्ड से प्राप्त ब्रिक से अधिक ड्यूरेबल होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टील मोल्ड से क्या होगी? अच्छी क्वालिटी की ईंट आपको प्राप्त होगी। क्लियर हुआ? ये तो मोल्ड हो गया, सांचा हो गया। अब अगला आता है हमारा स्टॉक बोर्ड। यानी स्टॉक बोर्ड क्या होता है? स्टॉक बोर्ड का मतलब हो गया दोस्तों, स्टॉक बोर्ड जानते हैं आप सभी? नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक बोर्ड होता है एक ऐसा बोर्ड जिसमें हम ईंट में फ्रॉग बनाते हैं। फ्रॉग जानते हैं? फ्रॉग किसे कहते हैं? ईंट आप सभी ने देखी होगी, जैसे ये ईंट है, सपोज ये कोई ईंट है, यहाँ पर ये मैंने आपको ईंट बना दी, ठीक है। अब इस ईंट के ऊपर वाले सरफेस पे आप सभी ने देखा होगा एक गड्ढा सा होता है नीचे की साइड में, उस पर नंबरिंग लिखे होते हैं, या फिर जो भी ओनर वगैरह होता है उनको कुछ कोड वर्ड लिखे होते हैं ABC के रूप में। तो ये जो ऊपर गड्ढा जैसा बना होता है इसी को हम कहते हैं फ्रॉग। हिंदी में दिल्ला बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? दिल्ला, ठीक है। तो ये दिल्ला जो हम बनाते हैं ईंट के ऊपर, ये स्टॉक बोर्ड की सहायता से बनाया जाता है। किसकी सहायता से? स्टॉक बोर्ड की सहायता से। जब हम ईंट पर ये स्टॉक बोर्ड लगा देते हैं तो इससे क्या होगा? स्टॉक बोर्ड पर जो ओनर वगैरह होते हैं भट्टे के, जो भी ईंट बनाते हैं, उनके कुछ कोड लिखे होते हैं, अपने कुछ भी नाम वगैरह लिख देते हैं, वो कोई कोड लिख देते हैं, तो वो छपे होते हैं। और जैसे ईंट उस पर रखते हैं तो वो पूरा का पूरा ईंट के ऊपर छप जाता है और गड्ढा जैसा बन जाता है, उसको हम फ्रॉग बोलते हैं। ये पूछा जाता है दोस्तों फ्रॉग क्या होता है? तो फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग इज एन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब होता है गड्ढा होता है, यानी ईंट के ऊपरी सरफेस पर जो गड्ढा बना होता है उसको हम फ्रॉग कहते हैं, दिल्ला कहते हैं। और ये फ्रॉग स्टॉक बोर्ड की सहायता से बनाया जाता है। अब फ्रॉग के बारे में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, 2-3 पॉइंट, ये आप सभी को याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने कभी सोचा ईंट के ऊपर जो दिल्ला बना होता है, फ्रॉग बना होता है, गड्ढा जैसा जो होता है, वो क्यों बना होता है? क्यों बना होता है? इसका रीजन आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ तो फ्रॉग कहाँ बनाते हैं? तो ईंट के टॉप सरफेस पर बनाते हैं। कहाँ पर? टॉप सरफेस पर, ऊपर वाले सरफेस पर बना होता है, ठीक है। एंड फ्रॉग के कारण क्या होता है? अगर हम फ्रॉग बना देंगे तो वॉल मतलब दीवार की बॉन्डिंग अच्छी होती है। जब हम चिनाई करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या होगा? फ्रॉग जो गड्ढा जो बना होता है इसमें आपका मोर्टार भर जाता है, मसाला भर जाता है, जिससे ये ईंट की दूसरी सरफेस के साथ अच्छे से क्या करेगा? बॉन्डिंग बना लेता है। समझ पा रहे हैं ना? क्या कर लेता है? बॉन्डिंग अच्छी बनाता है दीवार के साथ, इसीलिए हम फ्रॉग को प्रोवाइड करते हैं। एंड तीसरा क्या है? फ्रॉग में क्या होता है? ट्रेड नेम उल्टे छपे होते हैं। ट्रेड नेम मतलब जो भी उसके ओनर वगैरह के कोड वर्ड होते हैं वो छपे होते हैं, लेकिन उल्टे होते हैं वो, ठीक है ना। कैसे छपे होते हैं? उल्टे छपे होते हैं। एंड इसका साइज कितना होता है? तो इसका जो साइज होता है, जैसे अगर ये ईंट है दोस्तों, ये ईंट है आपकी, फ्रॉग यहाँ बीच में बना होता है, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉग बना होता है। तो लंबाई ईंट की आपको पता है 19 सेंटीमीटर थी, तो 19 से तो कम होगा, मतलब कितना होता है? 10 होता है।
चौड़ाई कितनी होती है इसकी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। वैसे ईंट की चौड़ाई 9 थी तो कितना, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई में फ्रॉग लेंगे। अब इसका गड्ढा भी होता है, नीचे को गड्ढा जैसा बना होता है ना, इसमें फ्रॉग की कुछ गड्ढा होता है, तो वो गड्ढा 1 से 2 सेंटीमीटर का गड्ढा लेंगे। समझ आ रहा है सभी को? तो ये साइज हो गया फ्रॉग का साइज, क्लियर हुआ ना। अब फ्रॉग के बाद अगला आता है हमारा स्ट्राइक बोर्ड। स्ट्राइक बोर्ड क्या होता है दोस्तों, ये स्ट्राइक किसे कहते हैं, स्ट्राइक मतलब हो गया जब हमने ईंट को मोल्ड किया था तो इसका यूज हम क्या करते हैं दोस्तों, मोल्ड में, जो मोल्ड में अतिरिक्त मिट्टी आ जाती है ऊपर, जैसे आपने सांचे में ईंट को भर दिया, अब भरने के बाद सांचे से ऊपर जो मिट्टी निकली होती है इसको स्ट्राइक से हम क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है ना, ऊपर से हटा देते हैं मिट्टी को। तो इसका यूज क्या करते हैं, मोल्ड से एक्सेस मतलब अधिक मिट्टी को हटाने में इसका यूज करते हैं, क्लियर हुआ ना। स्ट्राइक का यूज किसमें करेंगे, मोल्ड के ऊपर जो अतिरिक्त मिट्टी होगी उसको हटाने में। और अगला आता है हमारा क्या, पैलेट बोर्ड। पैलेट बोर्ड क्या होता है दोस्तों, पैलेट बोर्ड होगा जिसके ऊपर हम ईंट को सुखाते हैं। बोर्ड बिछा देंगे नीचे, सांचे में से ईंट को निकाल के क्या करेंगे, हम इस बोर्ड के, पैलेट बोर्ड के ऊपर सुखा देते हैं। तो मोल्डिंग के बाद ईंट को सुखाने के लिए हम पैलेट बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। इसका साइज बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, बिकॉज ईंट जो रख देंगे हम इसके ऊपर तो इससे ईंट से तो काफ़ी बड़ा होगा। कितना होगा, लगभग आपका 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और 12 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसकी मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर जितनी होती है। एक बोर्ड जैसा होता है, बोर्ड मतलब जानते हैं ना, तख्ता टाइप से, इस तरह का। सपोज आपने कोई ये बोर्ड बना लिया, ये बोर्ड है कोई, इसकी थोड़ी सी मोटाई ले ली, यहाँ पर ये हल्की सी मोटाई लेकर के, और इसको ईंट पे, इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर हम ईंट को रख देते हैं। यहाँ पर आपने सपोज अपनी ईंट को रख दिया सुखाने के लिए, तो इस तरह का बोर्ड होता है। तो इस बोर्ड, जिस बोर्ड के ऊपर आप ईंट को सुखाते हैं दोस्तों, वो क्या होता है आपका, कौन सा बोर्ड होता है, वो बोर्ड कहलाता है आपका पैलेट बोर्ड। क्लियर हुआ ना सभी को, आसान है बिल्कुल, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो हमने अब क्या कर लिया, मोल्डिंग हम समझ गए, मोल्डिंग किस तरह से करते हैं। तो आप सभी को क्लियर हुआ मोल्डिंग के बारे में, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, मोल्ड सांचा लेंगे जिसमें मिट्टी को बनाते हैं। सांचे 2 तरह के होते हैं आपके, एक तो स्टील का होता है, दूसरा लकड़ी का होता है। अच्छा कौन सा होता है, स्टील वाला। अगर पैसे की दृष्टि से देखें तो लकड़ी वाला सस्ता पड़ता है, ठीक है। मोल्ड का साइज आपने देख लिया, ईंट के साइज से 10% ज़्यादा होता है मोल्ड का साइज, लगभग 21 गुणा 10 सेंटीमीटर होता है। ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि ईंट पकने के बाद 1/10 गुना क्या होती है, सिकुड़ती है, ठीक है। स्टील मोल्ड आपका ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, आपको बता ही चुके। दूसरा हमने स्टॉक बोर्ड की बात की थी। स्टॉक बोर्ड क्या होता है, जिससे हम फ्रॉग बनाते हैं, ईंट के ऊपर गड्ढा बनाते हैं, वो स्टॉक बोर्ड होता है। एंड इसके बाद तीसरा हमने स्ट्राइक की बात कर ली। स्ट्राइक मतलब मोल्ड के ऊपर जो मिट्टी होती है, एक्स्ट्रा मिट्टी, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। एंड प्लेट बोर्ड का यूज किस में करते हैं, मिट्टी को सुखाने के लिए करेंगे, क्लियर ना। अब टाइप ऑफ मोल्डिंग की बात करते हैं। टाइप ऑफ मोल्डिंग, कितने तरह की मोल्डिंग होती है, तो मोल्डिंग को अलग अलग बेस पर बांटा गया है। जैसा कि आपको बताया, मोल्ड के आधार पर मोल्ड 2 तरह के थे आपके। अगर स्टील मोल्ड से हम ईंट की मोल्डिंग कर रहे हैं तो उसको स्टील मोल्डिंग कहेंगे। अगर लकड़ी के मोल्ड से कर रहे हैं तो उसको हम वुडन मोल्डिंग कहेंगे, ठीक है, या वुडन मोल्डिंग भी कह देते हैं, क्लियर ना। दूसरा होता है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर मतलब क्या हो गया, आप ईंट को ज़मीन पर मोल्डिंग कर रहे हैं या उसकी टेबल पर मोल्डिंग कर रहे हैं। अगर ज़मीन पर मोल्डिंग करते हैं तो उसको ग्राउंड मोल्डिंग कहते हैं, अगर टेबल पर मोल्डिंग करते हैं तो उसको टेबल मोल्डिंग कहते हैं, क्लियर ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको दोस्तों, टेबल वाली मोल्डिंग जो होती है वो बेटर होती है। टेबल वाली मोल्डिंग कैसी होती है, ग्राउंड मोल्डिंग से बेटर होती है, बिकॉज उसमें अशुद्धियाँ आने की संभावना कम होती है, क्लियर ना। तो क्या हो गया, टेबल मोल्डिंग इज बेटर देन ग्राउंड मोल्डिंग। अगला क्या आपका, अब विधि के आधार पर 2 तरह हमने देख लिया, मोल्ड के आधार पर स्टील मोल्डिंग और वुडन मोल्डिंग, स्पेस के आधार पर ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। अब बात करेंगे विधि के आधार पर। विधि मतलब आप हाथ से बना रहे हैं इसको या मशीन से बना रहे हैं। तो हाथ से बनाएंगे तो इसको हैंड मोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हैंड मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग कहते हैं। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा भाई, बच्चे ने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। हैंड मोल्डिंग, या दूसरा क्या होता है आपका, मशीन मोल्डिंग। यानी अगर आप हाथ से ईंट को बनाते हैं, मोल्ड करते हैं तो उसको हम हैंड मोल्डिंग कहते हैं। मशीन से मोल्ड करते हैं तो उसको मशीन मोल्डिंग कहते हैं, क्लियर ना। इकोनॉमी की दृष्टि से, मतलब पैसे की दृष्टि से कौन सा सस्ता होता है हमारा, हैंड मोल्डिंग सस्ता होता है, जिसे हम हाथ से बनाते हैं, हैंड मोल्डिंग, ठीक है। एंड जो मशीन मोल्डिंग होता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, क्लियर ना। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ किससे अच्छी मिलती है हमें, तो स्ट्रेंथ मशीन वाली से अच्छी मिलेगी हाथ की अपेक्षा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट पॉइंट भी याद रखेंगे। इकोनॉमी के आधार पर तो हैंड मोल्डिंग अच्छी होगी, एंड स्ट्रेंथ के आधार पर आपकी मशीन मोल्डिंग हैंड मोल्डिंग से अच्छी होती है।
अगला क्या है, मोल्ड से ईंट को अलग करने के लिए, जब आपने सांचे में ईंट बन गई आपकी तैयार होगी तो उसको अलग कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, ऐसे तो है नहीं उसको तुरंत पलट देंगे पता चला उस ईंट के कोने टूट गए, इसीलिए उसको निकालने के भी तरीके होते हैं। उसको कैसे निकाला जाता है, तो एक तो हम करते हैं सैंड से मोल्डिंग करते हैं। सैंड मोल्डिंग मतलब क्या, उसके मोल्ड के नीचे ना क्या करेंगे हम, सैंड मिला दें, सैंड बिछा देंगे, मतलब बालू बिछा देते हैं। जब मोल्ड से ईंट को अलग करने के लिए सैंड का यूज करते हैं तो उसको हम सैंड मोल्डिंग कहेंगे। सैंड समझ रहे हैं ना, बालू, जो गंगा जी में बालू प्राप्त होती है, आपने देखा होगा गंगा जी के नीचे तल पर जो रेता जैसा होता है, बालू कहते हैं उसको सैंड। हम उससे थोड़ा थोड़ा लगा देंगे नीचे, जिससे कि ईंट के किनारे भी न झरेंगे और वो आसानी से निकल भी आएगी, तो उसको कहते हैं सैंड मोल्डिंग। इसके अलावा हम क्या करते हैं, कभी कभी वाटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मोल्ड को थोड़ा सा नीचे से पानी लगा देंगे तो आप वो आसानी से निकल आती है, जो आपकी ईंट होती है ना वो आसानी से निकल आएगी। तो जब मोल्ड से ईंट को अलग करने के लिए पानी का यूज करते हैं तो उसको हम वाटर मोल्डिंग कहते हैं। सैंड का यूज करेंगे तो सैंड मोल्डिंग कहेंगे। क्लियर हुआ ना, सैंड मोल्डिंग आपकी ज़्यादा अच्छी होती है वाटर मोल्डिंग से। क्लियर ना। एंड मोल्डिंग से जो हमारी ईंट प्राप्त होती है दोस्तों, वो कच्ची ईंट होती है। हम जनरली अपनी लैंग्वेज में उसे कच्ची ईंट कहते हैं, लेकिन वो ईंट क्या होती है, इंजीनियरिंग की भाषा में उसको हम कहते हैं ग्रीन ब्रिक। ग्रीन मतलब हिंदी में हरा होता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ग्रीन ब्रिक बोलते हैं उसको, हिंदी में भी यहाँ ग्रीन ब्रिक ही कहेंगे। जो कच्ची होती है, जिसको आपने अभी भट्टे में पकाया नहीं है, पकाने से पहले जो ईंट होगी उसे ग्रीन ब्रिक कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को। एंड सुखाने से पहले उसमें वाटर कितना होता है दोस्तों, तो लगभग 7 से लेकर 30% वाटर होता है। 7 से 30% का मतलब क्या है दोस्तों, जितना कुछ मटेरियल मिला होगा उस ईंट में, उस टोटल मटेरियल का 7 से 30% उसमें क्या होगा, पानी होगा। ठीक है ना, जब आपकी ग्रीन ब्रिक होती है उसमें। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सुखाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसकी ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग मतलब सुखाते हैं। तो मैंने सुखाने को लेकर आपको पहले ही बताया है कि कभी भी अपनी ईंट को धूप में नहीं सुखाते। कहाँ पर सुखाते हैं दोस्तों हम इसको सुखाते हैं खुली हवा में। कहाँ सुखाएंगे, खुली हवा में। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। खुली हवा में ब्रिक को नॉर्मली लगभग 3 से 4 दिनों तक सुखाते हैं। 3 से 4 दिन तक सुखाते हैं। अब हम इसको धूप में नहीं सुखाते, लेकिन फिर भी सूखने के बाद जो ईंट प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं हम, सन ड्राई। क्या कहते हैं, सन ड्राई, SUNDRY, सन ड्राई ब्रिक कहते हैं। ठीक है ना, सन मतलब सूरज होता है, जबकि सूरज की धूप में सुखाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसको सन ड्राई ब्रिक कहते हैं। ध्यान रखना है आप सभी को। अब पहले हमारी ग्रीन ब्रिक थी जो कच्ची ईंट थी, ग्रीन ब्रिक में 7 से लेकर 30% आपका पानी था, नमी था। लेकिन अब सन ड्राई ब्रिक जो होती है आपकी, उसमें कितना होता है आपका वाटर, इसमें होता है 3 से 4% तक वाटर कंटेंट होता है। केवल 3 से 4% पानी रह गया। अब 3 से 4% पानी को भी दूर करेंगे तो उसको भट्टे में ले जाकर पकाएंगे। ठीक है। अब सन ड्राई ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, सामर्थ्य होती है, कितनी होती है वो, लगभग 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, नॉर्मली आपसे पूछ सकता है कि सन ड्राई ब्रिक होती क्या है। तो सन ड्राई ब्रिक होती है जब हम ग्रीन ब्रिक को लगभग 3 से 4 दिन सुखा देते हैं तो उसको सन ड्राई ब्रिक कहते हैं। ठीक है, ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मत याद करना आप। सन ड्राई ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये याद कर सकते हैं आप। देखो कितनी बताई थी, 15 से 25 तक वेरी कर रही थी, लेकिन इंपॉर्टेंट है 21, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये पूछ सकता है आपसे 21 वाला। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, अब आगे करेंगे वर्निंग ऑफ ब्रिक, यानी ईंट को पकाएंगे। पकाते कहाँ पर है ईंट को दोस्तों, ईंट को पकाते हैं हम भट्टे में। तो सबसे पहली चीज़, भट्टे में जब हम ईंट को पकाएंगे तो इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपको ये याद रखना है। क्या करना है, आपको ये याद रखना है। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, 3-4 पॉइंट, इनको अच्छे से रट लीजिए। एक एक क्वेश्चन है ये, इनमें से कोई सा पूछ सकता है आपसे। पहली चीज़, बर्निंग ऑफ ब्रिक में यानी ईंट को पकाते समय इसका टेम्परेचर होना चाहिए 1100 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पर, 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पकाते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये। ठीक। और बर्निंग की रेंज देखें अगर हम, इसकी टेम्परेचर की रेंज कितनी होगी, रेंज मतलब पूछेगा आपसे तो 900 से 1200 तक वेरी कर सकता टेम्परेचर। स्टैंडर्ड कितना है, 1100 डिग्री सेल्सियस है। वैसे आप 900 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक पका सकते हैं। क्लियर ना। अब अगला है क्या, अगर आपकी ईंट दोस्तों ज़्यादा पक जाएगी, क्या होगी, ज़्यादा पक जाएगी, तो उसको कहते हैं हम ओवर वर्न्ट ब्रिक, BURNT, वर्न्ट। ठीक है, ओवर वर्न्ट ब्रिक यानी अधिक पकी ईंट, इसको
क्या कहते हैं हम, अधिक पकी ईंट, तो इसी को हम ब्रिटिल ब्रिक भी कहते हैं। ब्रिटिल मतलब भंगुर। अगर ईंट ज़्यादा पक जाती है, आपको बताया भी था सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी तो ईंट कैसी हो जाती है, ब्रिटिल हो जाती है। तो ओवर ज़्यादा पकने से भी ईंट क्या होगी, ब्रिटिल हो जाएगी, उसको हम ब्रिटिल ब्रिक कहते हैं। इतना समझ आया। अगर ईंट हमारी कम पकती है, कितनी पकती है, कम पकती है, तो उसको कहते हैं हम अंडर वर्ंट ब्रिक। क्या कहेंगे, अंडर वर्ंट ब्रिक। ठीक है, यहाँ वर्ंट की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, गलत लिखी हुई है, BURNT होगा, वर्ंट ब्रिक। सॉफ्ट मतलब ये अंडर ब्रिक जो होती है आपकी, अंडर वर्ंट ब्रिक होती है, कम पकी हुई ईंट होती है, वो सॉफ्ट होती है, थोड़ी मुलायम होती है। कैसी होती है, थोड़ी सी मुलायम होती है। डेट मीन्स ये ज़्यादा लोड को नहीं सह पाएगी। यह ब्रिक डिज़ाइन लोड को वहन करने में असमर्थ होती है, इसीलिए अंडर वर्ंट ब्रिक हम यूज नहीं करते। समझ आया दोस्तों। तो ये तो आपके क्या हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए ईंट को पकाने से लेकर के। अब ईंट को जिन भट्टों में पकाते हैं, अब उसकी बात करेंगे हम, यानी भट्टे को इंग्लिश में किल्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किल्न, KILN। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना क्या, किल्न यानी भट्टे के बारे में। बस भट्टे में ईंट को पका के थोड़ा सा उसके यूज देख लेंगे, कौन कौन सी टाइप की ईंट आपको मिलेंगी, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर ना। तो पहले बात करते हैं टाइप ऑफ किल्न के बारे में, कि भट्टे आपके कितने टाइप के होते हैं। तो भट्टे दोस्तों मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है टेम्परेरी किल्न और दूसरा होता है परमानेंट किल्न। टेम्परेरी मतलब अस्थायी भट्टा और परमानेंट हो जाएगा आपका स्थायी भट्टा। तो जो टेम्परेरी किल्न होता है तो ये कौन सा होता है, सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनता है कि इनमें से कौन सा आपका टेम्परेरी किल्न है, अस्थायी भट्टा है। तो याद रखेंगे अस्थायी भट्टा होता है आपका पाजावा। कौन सा होता है, पाजावा। ठीक है, ये भट्टे का नाम है दोस्तों। इसका दूसरा नाम क्लैंप भी होता है, इसको क्लैंप भी कहते हैं। अब एक तो आपको ये समझ आ गया टेम्परेरी किल्न कौन सा होता है, तो आपका एक होता है पाजामा। ठीक है, अब इस पाजामा की क्वालिटी क्या क्या होती हैं, यानी इसकी शेप कैसी होती है और इसके द्वारा ईंटें कैसी पकती हैं, कितने % अच्छी ईंटें पक जाएंगी इससे, एक बार में कितनी ईंट पका सकता है, ईंट को पकने में कितना समय लगता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम इसके शेप की दोस्तों, तो इसकी जो शेप होती है वो ट्रेपेजॉइडल होती है। ट्रेपेजॉइडल मतलब होता है समलंबाकार इसकी शेप होती है। समलंबाकार कैसी शेप होती है दोस्तों, तो आप सभी ने समलंब चतुर्भुज देखा होगा। इस तरह की जो शेप होती है जिसमें एक वर्टिकल साइड होगी इस तरह से, दो इसमें हॉरिजॉन्टल साइड होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है इस तरह से, और एक इसमें इनक्लाइंड साइड होगी ऐसी। तो इस तरह का जो शेप होता है इसको कहते हैं हम समलंबाकार यानी ट्रेपेजॉइडल। तो आपका जो क्लैंप होता है इसी शेप का होता है। इसमें ईंटों को कैसे पकाया जाता है दोस्तों, तो इसमें लेयर बाई लेयर ईंट लगाई जाती हैं। मतलब पहले लेयर में हम ईंधन लगाते हैं, जो भी हमें ईंधन यूज करना है, फ्यूल यूज करना है, उसके ऊपर हम फिर ईंटों को लगा देंगे। ईंट मतलब होता है आपका ब्रिक लगा देंगे आप, इसके बाद फिर से ईंधन लगाएंगे आप, फिर इसके ऊपर फिर से ईंट लगा देंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, ईंधन और ईंट को लेयर बाई लेयर लगा देते हैं एंड फिर ईंधन को जला करके हम इसको लगभग 4 से 6 महीने के लिए छोड़ देते हैं ईंटों को पकने के लिए। फिर 4 से 6 महीने बाद हम इसको खोल कर देखते हैं आपकी ईंट कितनी पक जाती हैं। तो जब इसकी ईंटें पकती हैं दोस्तों तो इनमें पकने में कितना समय लगता है, तो 4 से 6 महीने का समय लगता है इसमें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा यही लिखा है कि पाजामा द्वारा ईंट पकने में 4 से 6 महीने का समय लगता है। क्लियर। एंड इसके द्वारा दोस्तों सभी ईंटें अच्छे से नहीं पक पाती हैं, केवल 50 से 60% ईंट ही अच्छी तरह पकी होती हैं। और जो ईंट दोस्तों अच्छे से पक जाती हैं, प्रॉपर पकी होती हैं, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो जो फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती हैं वो केवल इसके द्वारा 50 से 60% ईंट ही पक पाती हैं, बाकी लगभग आधी ईंट आपकी ख़राब हो जाती हैं। ख़राब होने से मतलब क्या, या तो वो कम पकी होंगी या ज़्यादा पक जाती हैं। ज़्यादा पकने का मतलब है जल जाती हैं, वो ओवर वारंट हो जाती हैं या अंडर वारंट रहती हैं। प्रॉपर जो वारंट होती हैं आपकी वो केवल 50 से 60% ही होती हैं। समझ आया। एंड अगला चौथा पॉइंट है इसका दोस्तों कि इसके द्वारा एक बार में लगभग 1 लाख ईंट हम पका सकते हैं, 1 लाख ईंट। अब इसको टेम्परेरी क्यों कहा गया है दोस्तों, पाजामा को टेम्परेरी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा केवल हम एक ही बार ईंट पका सकते हैं। इसके द्वारा हम एक बार ईंट पका के दोबारा इसको यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता है। एक बार आपने ईंट को पका लिया फिर ये खराब हो जाता है। अगर आपको दोबारा टेम्परेरी किल्न यूज करना तो उसको दूसरा ही किल्न आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर ना, इसीलिए हम इसको टेम्परेरी कहते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट किल्न की, जो कि आप देखते हैं भट्टे जिनमें ईंट पकाई जाती हैं वो भट्टे आपके परमानेंट होते हैं दोस्तों। परमानेंट जो किल्न होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। इनके तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, आपको कहेगा पाजामा किल्न, इलाहाबाद किल्न, बुल्स ट्रेंच किल्न और हॉफमैन्स किल्न। इनमें से कौन सा परमानेंट नहीं है, तो आप बोलेंगे पाजामा परमानेंट नहीं है।
पाजामा आपका टेम्परेरी होता है, ये 3 परमानेंट है। कौन कौन से? पहला है इलाहाबाद भट्टा, तो इसको इलाहाबाद भट्टा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इलाहाबाद किल्न बोलते हैं। ये जो इलाहाबाद भट्टा होता है दूसरा नाम होता है इसका इंटरमीडिएट किल्न, ठीक है, इंटरमीडिएट किल्न या इंटरमीडिएट किल्न भी कहते हैं इसको। एंड बुल्स ट्रेंच किल्न जो होता है इसका हिंदी में नाम होता है बुल का खाई भट्टा। ट्रेंच मतलब होता है दोस्तों खाई, खाई जानते हैं ना, गड्ढा जो होता है। तो दूसरा हो गया बुल्स ट्रेंच किल्न यानी बुल का खाई भट्टा। ये आपका सेमी कंटिन्यूअस किल्न होता है दोस्तों, बताएंगे इसको सेमी कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं। एंड लास्ट है आपका तीसरा हॉफमैन किल्न्स। हॉफमैन यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने अपना भट्टा बनाया था, इन्हीं के नाम पर इसका नाम है हॉफमैन किल्न्स। ऊपर वाला जो ट्रेंच किल्न होता है वो बुल ने बनाया था, तो इसीलिए इसको बुल का खाई भट्टा कहते हैं, ठीक है। और एक आपका इलाहाबाद किल्न होता है। ये 3 होते हैं आपके परमानेंट। जो आपका इलाहाबाद किल्न होता है इसका दूसरा नाम होता है इंटरमीडिएट किल्न, और जो बुल से ट्रेंच किल्न होता है इसको सेमी कंटिन्यूअस किल्न कहते हैं। एंड हॉफमैन किल्न्स होता है इसको हम कंटिन्यूअस किल्न कहते हैं। तो अब आपके पास 4 भट्टे हो गए, एक तो टेम्परेरी वाला हो गया था पाजामा, 3 ये हो गए। अगर आपसे पूछे इन चारों में सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा ईंट पकाने वाला, सबसे अच्छी क्वालिटी की ईंट पकाने वाला, तो वो सबसे लास्ट वाला होता है आपका हॉफमैन किल्न। हॉफमैन किल्न दोस्तों एक बार में 1 साल में लगभग 9 लाख तक ईंट पका सकता है, 9 से 12 लाख ईंट, बहुत अच्छा होता है ये। एंड सबसे बड़ी बात, इसके द्वारा कंटिन्यूअस ईंटों को हम पका सकते हैं, लगातार ईंटें मिलती रहती हैं। जबकि जो बुल्स ट्रेंच किल्न होता है ये सेमी कंटिन्यूअस होता है। सेमी कंटिन्यूअस क्यों होता है? क्योंकि बरसात के दिनों में हम जो आपका बुल्स ट्रेंच किल्न होता है इसमें ईंटें नहीं पका सकते, ठीक है। और इलाहाबाद किल्न आपका ये इंटरमीडिएट होता है, इसको हम यूज कर लेते हैं जब मन करता है तब, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारा हॉफमैन किल्न्स होता है। तो चारों में ये क्वालिटी के बढ़ते क्रम में समझे आप एक तरह से, यानी जो आपका पाजामा था वो लो क्वालिटी वाला था, बेकार था बिल्कुल। एंड इलाहाबाद भट्टा उससे थोड़ा सा सही होता है, बुल्स ट्रेंच इलाहाबाद से थोड़ा सही होता है, और हॉफमैन सबसे सही होता है, ठीक है। अब इनकी कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। अब तीनों को अलग अलग अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इनको मिक्स करके पढ़ते हैं जिससे जल्दी से कवर हो जाए और मेन पॉइंट हमें सभी के याद हो जाए ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, ठीक है। इसीलिए आपको जो पॉइंट समझा रहा हूँ इनको सिर्फ याद करना है। तो सबसे पहले बात करें हम पहले की इलाहाबाद किल्न की, तो इलाहाबाद किल्न यहाँ बात करेंगे दोस्तों हम शेप की। शेप मतलब इनकी आकृति कैसी होती है, जैसे पाजामा की आकृति थी ट्रिपेजॉइडल, समलंबाकार, ऐसे ही इलाहाबाद जो किल्न होता है इसकी आकृति होती है रेक्टेंगुलर शेप की, यानी ये आयताकार शेप का होता है। अगर बुल का खाई भट्टा जो होता है बुल्स ट्रेंच किल्न, इसकी बात करें ये ओवल शेप का होता है, ओवल मतलब अंडाकार शेप का होता है। और जो हॉफमैन किल्न होता है दोस्तों वो आपका गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है। तो चारों की शेप आपको याद रहेगी। टेम्परेरी में पाजामा की शेप ट्रिपेजॉइडल हो गई, इलाहाबाद किल्न की हो गई रेक्टेंगुलर, बुल्स ट्रेंच किल्न की हो गई ओवल शेप, और हॉफमैन किल्न की हो गई सर्कुलर शेप। क्लियर। अब इनके कुछ नोट पॉइंट आप याद रखेंगे। नोट पॉइंट का मतलब क्या है कि जो इलाहाबादी भट्टा होता है इसके द्वारा हम कितनी ईंट पका सकते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रेक, देखो पाजामा से हमने 50 से 60% पकाई थी, इलाहाबाद वाले से हम 60 से 70 पकाएंगे, बुल्स ट्रेंच से 70 से 80 और हॉफमैन किल्न से 80 से 90। तो सबसे अच्छा आपका कौन सा है? हॉफमैन किल्न होता है। लगभग 80 से 90% ये ईंटों को अच्छे से पका देता है, केवल इसमें 10 से 20% ईंट ही आपकी खराब होती हैं, ठीक है। समझ आ रहा है। बढ़ते क्रम में है 50 से 60%, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, चारों हो गए पाजामा, इलाहाबाद, बुल्स ट्रेंच, हॉफमैन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगला पॉइंट इसका। तो अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो पहला पॉइंट है आपका टेम्पर क्या होता है। कभी कभी पूछ लेता है टेम्पर क्या है। तो जब हम ईंटों को पकाते हैं दोस्तों जब परमानेंट किल्न में, तो उस केस में कभी कभी क्या होता है हमारी आग ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में हम टेम्पर, एक लोहे की सीट होती है, इसके यूज से आग को कम कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर इस सीट को डाल देते हैं जिससे कि आग ऊपर नहीं उठती, थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो टेम्पर क्या है? लोहे की एक सीट होती है, इसका यूज हम आग को कम करने में करते हैं। क्लियर। आगे बात करें दोस्तों बुल्स ट्रेंच किल्न, यानी बुल का जो खाई भट्टा होता है वो ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया जाता है। खाई मतलब गड्ढा होता है, आप सभी जानते हैं। ट्रेंच मतलब गड्ढा हो गया, तो जब वो गड्ढा होगा तो ज़मीन से नीचे ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो बुल का खाई भट्टा होता है ज़मीन के नीचे बना होता है, ग्राउंड लेवल से नीचे बनाते हैं इसको। और जो हॉफमैन का किल्न होता है दोस्तों ये ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाया जाता है, याद रहेगा। क्लियर ना। अच्छा, आपने जो भट्टे देखे हैं आप कहेंगे इनमें से ये कौन सा भट्टा है। तो दोस्तों भट्टे जो होते हैं आप जो देखते हैं वो ऊपर की जो शेप होती है उसकी वो चिमनी होती है, उसे भट्टा नहीं कहेंगे। भट्टा आपका ग्राउंड लेवल पर नीचे से दिखाई देता है किस शेप का बना है, ठीक है। जहाँ पर ईंटें आप लगा रहे हैं उसमें जो पका रहे हैं वो तो चिमनी है, ऊपर को धुआं निकालने के लिए जो आपको दिखाई देता है। तो उसको और भट्टे में अंतर होता है, वो सिर्फ चिमनी है जिससे कि धुआं बाहर निकलता है। क्लियर ना। भट्टा आपका नीचे होता है जहाँ पर ईंटें बिछाई जाती हैं, हर तरफ ईंटें पकाने के लिए बिछा देते हैं।
क्लियर। आपका भी मौका मिले तो जाना, जहाँ पर भी भट्टे पे ईंट पकती हो, सिविल के बच्चे तो खासकर देखना जा करके, जिससे आपको इन फ्यूचर याद रहे चीज़ें। समझ आया इतना। आगे बात करें अगर हम अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है हमारा बुल्स ट्रेंच किल्न द्वारा हम 1 साल में लगभग 2 से 3 लाख ईंट पका सकते हैं। कितनी? 2 से 3 लाख ईंट पका सकते हैं, जबकि हॉफमैन कितना पका देता है आपका? 9 से 12 लाख ईंट पका देता है 1 साल में। ये समझ आ रहा है। अगला पॉइंट है हमारा क्या, कि जो बुल्स ट्रेंच किल्न होता है, बुल का खाई भट्टा, उसके चैम्बर की कैपेसिटी कितनी होती है? चैम्बर कहते हैं दोस्तों जिसमें ईंटों को लगाया जाता है पकाने के लिए, तो उसकी कैपेसिटी 10,000 की होती है। मतलब चैम्बर जो होता है बुल का खाई भट्टा का, उसमें एक साथ आप 10,000 ईंट लगा सकते हैं और 1 साल में लगभग 2 से 3 लाख ईंट आप पका सकते हैं। एंड बात करें अगर हम हॉफमैन की, तो हॉफमैन के जो भट्टे की चैम्बर की कैपेसिटी होती है वो 25,000 ईंटों की होती है। आप एक बार में उसमें 25,000 ईंट लगा सकते हैं। एंड एक बार ईंट पकने के बाद उसे खाली करते जाएंगे, दूसरी तरफ से लोडिंग करते जाते हैं। इस तरह से 1 साल में लगभग 9 से 12 लाख आप ईंट पका सकते हैं इजीली। समझ आ रहा है। एंड आपको मैंने बताया ही था जो बुल का खाई भट्टा होता है वो सेमी कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि बरसात के टाइम पर हम इससे ईंटें नहीं पका सकते, इसीलिए इसको हम सेमी कंटिन्यूअस कहते हैं। क्लियर ना। अगर बात करें दोस्तों सबसे इसमें बुल ट्रेंच किल्न में इसके स्टेप क्या ईंटों को पकाने के, तो पहले हम इसमें लोडिंग करते हैं। लोडिंग करने के बाद फिर हम इसमें प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग मतलब थोड़ा सा इसको हीट प्रोवाइड करेंगे एंड फिर इसके बाद इसकी वर्निंग करेंगे, ठीक है, पूरी तरह पकाएंगे। फिर ठंडा करते हैं और उसके बाद फिर इसको अनलोडिंग कर देते हैं, मतलब खाली कर देते हैं। तो ये इसके 5 स्टेप हैं क्रम में, पहले लोडिंग, फिर प्री हीटिंग, बर्निंग, कूलिंग और अनलोडिंग। क्लियर ना, याद रहेगा सभी को। तो ये आपके भट्टे के प्रकार हो गए। अब भट्टे के प्रकार के बाद आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ब्रिक की। हमारी ब्रिक कितने टाइप की होती हैं, ईंटों के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो ईंटों के प्रकार अलग अलग आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले अगर हम फील्ड के आधार पर बताएं, फील्ड प्रैक्टिस के आधार पर, तो ये 3 टाइप की होती हैं आपकी ईंट। 3 टाइप की, बल्कि 4 टाइप की, ठीक है। और मैं कहूँ तो 5 हो जाएंगी, एक और आप नीचे लगा लेना इसमें। पहला होता है आपका फर्स्ट क्लास ब्रेक, दूसरा सेकंड क्लास ब्रेक, तीसरा थर्ड क्लास ब्रेक और चौथा होता है आपका ओवर वरंट ब्रेक। ओवर वरंट ब्रेक का नाम होता है झामा ब्रेक। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था कि जो झामा ब्रेक होती है आपकी वो ओवर वरंट होती है या अंडर वरंट होती है, तो ये ओवर वरंट होती है, ठीक है। जो टेढ़ी सी हो जाती है ऊपर से और बहुत ज़्यादा लाल होती है, ये चटकी चटकी सी रहती है थोड़ी सी, कुछ जगह गाँव में इसको चटका ईंट भी कह देते हैं लोग, ठीक है। तो ये ओवर वरंट ब्रिक होती है चौथी। एक आपकी अंडर वरंट ब्रिक भी होती है जो कम पकी हुई होती है, जिसे हम पीली ईंट कहते हैं, वो आगे बताएंगे आपको भी, ठीक है। पीली ईंट कहते हैं उसको। तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है आपको कितने टाइप हो गए। अब बात करें दोस्तों फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में, तो इन तीनों टाइप की जो ब्रिक होती है ना आपकी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इससे 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो इन तीनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, यानी सामर्थ्य कितनी होगी इनकी, और दूसरा पूछा जाता है इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब ये पानी कितना सोख लेंगी अपने अंदर। ये 2 पॉइंट तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के ही, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को। तो चलिए अब देखते हैं इनके पॉइंट के बारे में, एक एक करके तीनों का डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक की। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है दोस्तों, इस फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ की बात करें हम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो इसकी 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। मतलब इस ईंट का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा वो 105 किलो वेट को सह सकता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी फर्स्ट क्लास ब्रिक की। समझ आ रहा है सभी को। इसको अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में पूछे तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में इसको 10.5 कह देंगे। कितना? 10.5। पीछे से एक स्थान के बाद पॉइंट लगा देंगे। समझ आ रहा है सभी को। पीछे से एक स्थान के बाद हम इसमें पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपका 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर ना। तो 105 अगर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कहेगा तो 105, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कहेगा तो 10.5 हो जाएगा। इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर को मेगा पास्कल भी कहते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर या वर्ड यूज करना आप या, ठीक है। एक 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 10.5 MPa। MPa मतलब मेगा पास्कल, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ समझ आ गई, कितनी होती है दोस्तों, 10.5 MPa होती है या 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। आप इसमें याद रखना 105 वाली को, ठीक है। एंड बात करें अगर हम इसकी जल अवशोषण क्षमता की, जल अवशोषण क्षमता का मतलब क्या है, अगर आप ईंट के ऊपर पानी डाल देंगे तो ये ईंट अपने भार का कितने % पानी सह लेगा, मतलब जितना इसका वेट है उस वेट का कितना % पानी अपने अंदर सोख लेता है ये, ठीक है।
तो ये कितना 20% से अधिक नहीं सोखता कभी भी। ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास का 20%, सेकंड क्लास का 22%, थर्ड क्लास का 25%। ठीक है, जितनी अच्छी ईंट होगी उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उतनी कम होगी, यानी पानी वो कम सोखेगी अपने अंदर। ज़्यादा पानी सोख लेगी तो ईंट गल करके ख़राब भी हो जाती है, इसीलिए जितना कम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी वो ईंट आपकी उतनी अच्छी होती है। समझ आ रहा है? तो 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक की। तो दो चीज़ आपको याद होगी, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में। तीसरा, अगर कलर की बात करें तो इसका कलर दोस्तों चेरी रेड होता है। चेरी रेड, लाल कलर की होती है आपकी ईंट, चेरी रेड होती है। ठीक है, इसके किनारे बहुत तीक्ष्ण होते हैं, शार्प होते हैं, एंड इसकी हार्डनेस भी बहुत अधिक होती है। हार्डनेस कैसे चेक करते हैं? ईंट के ऊपर अगर आप स्क्रैच करेंगे नाखून से या चाकू से तो उस पर निशान नहीं बनेंगे अगर वो अच्छी क्वालिटी की ईंट है तो। जबकि पीला ईंट वगैरह, कोई पीली ईंट होती है ना, तो उस पर आप स्क्रैच करेंगे तो आसानी से स्क्रैच हो जाते हैं। ठीक है, और बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, अगर आप इसको 1.5 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा देंगे तो आपकी ईंट टूटेगी नहीं अगर वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो। ठीक है, एंड अगला पॉइंट आपका, अगर हम दो ईंट को आपस में टकराएंगे तो उस पर मेटेलिक साउंड आना चाहिए, यानी धातु के जैसी आवाज़ सुनाई देगी आपको, टन से बोलेंगी दोनों ईंट आपस में टकराने पे। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्वालिटी है। इनमें से केवल पहली दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg/cm², वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो हो गई क्वालिटी। अब बात करते हैं सेकंड क्लास ब्रिक की। अच्छा, यूज की बात करें इसके हम, तो इसका यूज दोस्तों हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम बाहरी वॉल पे यूज कर सकते हैं, जो बाहर की दीवारें होती हैं, क्योंकि बाहर की दीवारों पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। गर्म हवाएं आती हैं, कभी ठंडी हवाएं आती है दीवार के ऊपर, कभी बारिश आती है, बाहर से तूफान आ गया, सबको बाहर की दीवारें ही झेलती हैं। इसीलिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज हम बाहर की दीवारों पर करेंगे। ठीक है, एंड इसका यूज हम रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में भी कर लेते हैं, जो हम प्रबलित ईंट का कार्य करते हैं उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों सेकंड क्लास ब्रिक की, तो सेकंड क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 75 kg/cm² होती है। फर्स्ट क्लास की कितनी थी? 105, सेकंड क्लास की 75 और थर्ड क्लास की होगी 35। ठीक है, याद रखना, आगे आएगा अभी। क्लियर ना? वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी कितनी बताई थी आपको? फर्स्ट क्लास की 20%, सेकंड क्लास की 22%, कितनी? 22%, और थर्ड क्लास की हो जाएगी 25%। आगे और पॉइंट बात करें सेकंड क्लास की, तो इसका जो कलर होता है दोस्तों वो चेरी रेड ना होकर लाइट चेरी रेड होता है। लाइट मतलब हल्का चेरी रेड होगा। ठीक है, पूरी तरह से रेड नहीं होती है, थोड़ी कम रेड होती है, जिसको आई थिंक गाँव में बोलते हैं उसको। एक होता है आपका अब्बल ईंट होती है जिसे आप फर्स्ट क्लास ब्रिक कहेंगे, दूसरा आपका एक 2M ईंट, 2M कहते हैं शायद गाँव में, आई थिंक मैंने सुना है। 2M जो होती है आपकी वो यही होती है। ठीक है, सेकंड क्लास वाली। और एक थर्ड क्लास ब्रिक होती है आपकी, जो थर्ड क्लास ब्रिक होती है उसको तलसा ईंट कहते हैं, आई थिंक सो, तलसा। ठीक है, और जो ओवर बरंट होती है, ज़्यादा जली हुई, उसको हम चटका ईंट कह देते हैं, और जो कम जली हुई, कम पकी होती है, अंडर बरंट, उसको पीली ईंट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम है इसके ग्रामीण भाषा में जिन्हें हम बोलते हैं, बाकी आपको टेक्निकल टर्म याद रखने हैं। आगे बात करें सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में, तो दोस्तों इसके किनारे और कोने जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास की अपेक्षा थोड़े कम शार्प होते हैं। ठीक है, एंड बात करें इसके यूज की, तो इसको बाहरी दीवारों पर यूज नहीं करते हम, बल्कि कहाँ पर यूज करते हैं? जो हमारी हिडन स्ट्रक्चर होती है, छिपी हुई संरचना होती है, वहाँ पर हम रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्लास ब्रिक बिल्कुल बेकार ब्रिक होती है, ये थर्ड क्लास होती है। इसकी स्ट्रेंथ 35 kg/cm²। तीनों की स्ट्रेंथ याद हो गई, 105, 75 और 35। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 20%, 22% और 25%। तो इसकी थर्ड क्लास की कितनी होती है? जल अवशोषण क्षमता 25% होती है। ठीक है, कलर की बात करें तो इसका येलोइश कलर होता है, थोड़ा डार्क पीला होता है। ठीक है, ज़्यादा पीला कलर होता है इसका। आगे बात करें अगला पॉइंट इसका, तो दो ईंटों को अगर हम आपस में टकराएंगे तो इसमें मेटालिक साउंड नहीं आएगा, बल्कि कैसा साउंड आएगा? बहुत डल साउंड आता है, कम आवाज़ करती हैं। ठीक है, हार्डनेस भी इसकी कम होती है और लोड वियरिंग कैपेसिटी भी कम होती है। मतलब ये नॉन लोड वियरिंग वॉल में हम यूज कर लेते हैं, जिन पर लोड नहीं आता है। जैसे बाउंड्री वाली दीवार होती है, बाहर की दीवारें, उनके ऊपर छत वगैरह किसी का लोड नहीं आता, तो उसमें हम थर्ड क्लास ब्रिक का यूज कर सकते हैं। कभी कभी पार्टीशन वॉल में भी इनका यूज कर लेते हैं, जो नॉर्मली खड़ी कर लेते हैं, बस एक पर्दे के रूप में जो काम करती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो ज़्यादा पकी हुई ईंट होती है। अब जो ज़्यादा पक जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जबकि फर्स्ट क्लास की 105 थी, अब ये ओवर वारंट है तो इसकी 105 से भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 300 kg/cm² होती है। ठीक है, अगर इसकी शेप की बात करें तो आपने सभी ने देखा होगा, थोड़ी सी चटक जाती है ईंट या टेढ़ी भी हो जाती है, मतलब इर्रेगुलर शेप होती है इसकी।
अनियमित शेप होती है। कैसी? अनियमित शेप होती है, इसकी प्रॉपर शेप में नहीं होती। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होगी? जो जितनी अच्छी पक जाती है उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उतनी कम होती है। जैसे फर्स्ट क्लास की 20% थी, जो सबसे कम थी फर्स्ट सेकंड थर्ड में, लेकिन ओवर बर्न्ड ब्रिक की इससे भी कम होगी। कितनी? केवल 10% होती है। क्लियर ना? एंड यूज की बात करें तो इसका यूज हम दोस्तों बेलास्ट के रूप में करते हैं। बेलास्ट मतलब जानते हैं, जहाँ ईंटों को तोड़ करके उनकी रोड़ी बना लेते हैं, रोड़ी बना करके हम उसे यूज कर लेते हैं। कभी कभी फाउंडेशन की नीचे कर लेते हैं, नींव के नीचे यूज कर लेते हैं। कभी कभी रोड बनाते हैं तो छोटे मोटे रोड में भी नीचे हम बिछा देते हैं, फर्श में बिछा देते हैं तोड़ करके उसको। ईंट के टुकड़े करके जहाँ यूज करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? उसको बेलास्ट कहते हैं। ज़्यादातर हम इसका फाउंडेशन में यूज करते हैं। किसमें? फाउंडेशन में। ठीक है, फाउंडेशन की स्पेलिंग सही लिख लेना दोस्तों, यहाँ पर FOUNDATION आएगा फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ फंडक्शन पता ना क्या लिखा है, बच्चे ने गलती से गलत लिख दिया है। फाउंडेशन की स्पेलिंग आप चेक कर लेना। स्ट्रेंथ के आधार पर बात करें दोस्तों, तो स्ट्रेंथ के आधार पर आप सभी को बता ही दिया कि जो आपकी भी ये एक तो नोट पॉइंट आपको ये वाला याद रखना सबसे मेन है। ये वाला कौन सा? कि जो आपकी ईंट होगी उसका IS कोड क्या है स्ट्रेंथ का? तो 3102 होता है IS कोड। 3102 के हिसाब से इनकी स्ट्रेंथ बताते हैं। और IS कोड ने क्या बताया था कि अगर 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से किसी भी ईंट की स्ट्रेंथ कम है तो उसको हम इंजीनियरिंग कार्य में यूज नहीं करेंगे। तो कम से कम सामर्थ्य जो थी आपकी वो थर्ड क्लास ब्रिक की थी, जो कि 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी। इससे कम स्ट्रेंथ की ईंट यूज नहीं करते हैं, ये आप सभी को याद रखना है। क्लियर ना? एंड बात करें वर्निंग के आधार पर तो आप सभी को बता ही दिया कौन कौन सी ईंट होंगी आपकी। 3 है, सिर्फ तीनों के नाम याद रखिएगा आप कौन कौन सी। एक हो गई आपकी अंडर वारंट ब्रिक, यानी कम पकी हुई ईंट, जिसको हम पहले ब्रिक कहते हैं। पहले ब्रिक मतलब दोस्तों पीली ईंट होती है हिंदी में, ये बहुत पुअर क्वालिटी की ब्रिक होती है। दूसरी होती है आपकी परफेक्टली वारंट ब्रिक। परफेक्टली वारंट ब्रिक को कहते हैं बॉडी ब्रिक। ठीक है, अच्छी होती है ये। ओवर वारंट ब्रिक आपकी ज़्यादा पक जाती है, टेढ़ी हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आर्क ब्रिक भी कहते हैं। ठीक है, आर्च कह देते हैं, आर्च ब्रिक, यानी आकृति बिगड़ जाती है इसकी, इसलिए हम इसको आर्च ब्रिक बोल देते हैं ओवर बरंट ब्रिक को। हालांकि और भी कुछ टाइप होते हैं ब्रिक के, तो मैं वो आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें देख देख के PDF से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर ना? हाँ, उससे आप देख देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको ब्रिक के टाइप हम इतनी रखते हैं। मैं कुछ आपको ईंटों की फॉर्म बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट फॉर्म होती हैं। किंग क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड चिनाई कब कहते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड चिनाई कब कहते हैं, इन सब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके बाद थ्योरी ईंट की पूरी तरह से कवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो भी रह जाएगा आपको थोड़ा बहुत इसमें और, तो आप वो PDF से पढ़ लीजिएगा। PDF ये पूरा मिलेगा आपको, PDF ब्रिक का कंप्लीटली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, बस एक बार रीड करना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, इसके क्वेश्चन से आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको एहसास हो जाएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह के आएंगे और आप उनको कितनी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बस बिना आलस किए हुए, बिना सोए हुए कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। एग्जाम आ रहे हैं आपके पास में। और दोस्तों मैं आपको एग्जाम के पर्पस से नहीं, नॉलेज के पर्पस से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़े। बिकॉज हम क्या करते हैं, पास होने के लिए पढ़ लेते हैं कभी कभी, लेकिन हम नॉलेज प्रॉपर गेन नहीं कर पाते, फिर अगले सेमेस्टर्स में जाके हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने, सीनियर बच्चों को भी अपने प्रीवियस चैप्टर्स की नॉलेज नहीं होती। पुराने सब्जेक्ट जो आप पढ़े होते हैं वो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उन्हें उनकी नॉलेज नहीं हो पाती है। वो रीज़न यही रहता है कि वो सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते हैं, जबकि आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, बिकॉज आपको आगे जाके कंपटीशन भी देना है। और कंपटीशन में आप केवल पासिंग मार्क लाने से कुछ नहीं होता, वहाँ पर कट ऑफ से मतलब आगे बढ़ना होता है। इसीलिए नॉलेज के हिसाब से पढ़ें, कंप्लीट स्टडी करें आप। भले ही आपके एग्जाम में पासिंग मार्क लें, कोई मैटर नहीं करता, आपको नॉलेज रहेगी, आप आगे जाके लाइफ में सक्सेस होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ ब्रिक, यानी ईंट के कुछ विशेष रूप देखेंगे हम। विशेष रूप से मतलब क्या है, आपने दोस्तों देखा होगा जो आपके चिनाईकार होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री, वो आपके घरों में कभी कभी चिनाई करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो ईंट को तोड़ देते हैं। उनके हाथ में कन्नी वसूली आई थिंक बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में उसे। तो जब उससे ईंट को तोड़ते हैं वो, तो ईंट को अलग अलग तरह से तोड़ते हैं। कभी आधी ईंट को तोड़ देंगे वो, कभी लंबाई के हिसाब से तोड़ते हैं, कभी चौड़ाई के हिसाब से तोड़ते हैं। तो उन ईंट को तोड़ने के बाद जो ईंट की शेप बन जाती है अलग अलग, उन सब के नाम हम बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी को हम सम स्पेशल फॉर्म ऑफ ब्रिक कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग क्लोजर की, कि किंग क्लोजर क्या होता है आपका। तो किंग क्लोजर में क्या होगा दोस्तों, अगर हम किसी भी ईंट को लंबाई और चौड़ाई में से आधा आधा काट दें, मतलब टोटल ईंट की आधी तो चौड़ाई काट दी है वाली और आधी लंबाई पे से निशान लगा के एक तिरछा 3 कोने जैसा ट्रेंगल निकाल देते हैं काट के इतना।
यानी कि हमने चौड़ाई का आधा और लंबाई का आधा पोर्शन काट के निकाल दिया। ये वाला जो रेड रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये काट के अगर हम निकाल देंगे बाहर, तो जो बची हुई ईंट होगी आपकी वो क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं किंग क्लोजर। क्या कहते हैं, किंग क्लोजर। समझ आ रहा है। तो इसको यानी कि जब ब्रिक को हम इनक्लाइंड इस प्रकार काटते हैं कि उसके सरफेस की आधी लंबाई और आधी चौड़ाई कट के अलग हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं किंग क्लोजर। यही थ्योरी में लिखा, पढ़ सकते हैं आप। क्या लिखा है कि जब ब्रिक को इनक्लाइंड इस प्रकार काटा जाए कि उसके सरफेस को आधी लंबाई और चौड़ाई से काटकर अलग कर देते हैं, तो उसे हम शेष बची हुई ईंट को क्या कहते हैं, किंग क्लोजर कहते हैं। समझ आ रहा है सभी को, क्लियर हुआ। आगे दूसरा है हमारा इसमें, अच्छा किंग क्लोजर का यूज कहाँ करते हैं, इस तरह की ईंट को काटने के बाद दोस्तों हम यूज करते हैं जो हमारे डोर और विंडो होते हैं ना, उनके जैम्प में यूज करते हैं। अब डोर और विंडो के जैम्प क्या होते हैं, तो जैम्प आप सभी ने देखा होगा, जो आपकी चौखट जहाँ पर दीवार में वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर जो रद्दा होता है जिस पर चौखट जुड़ी होती है, तो जो वर्टिकल लाइन होती है पूरी पूरी आपकी चौखट के पास वाले वर्टिकल जो ईंटें होती हैं वे कहलाती हैं जैम्प। क्या कहलाती हैं, जैम्प कहलाती हैं। ठीक है, तो वहाँ जैम्प में चौखट के पास वाली जो दीवार होती है उसमें जो यूज करेंगे उसे जैम्प कहते हैं। वहाँ पर हम डोर और विंडो के यूज में किसका यूज करेंगे, हम किंग क्लोजर ईंट का यूज करेंगे। वहाँ काट काट के ईंट को लगाना पड़ता है। समझ आ रहा है सभी को। आगे बात करते हैं दूसरा, किंग के बाद आएंगी क्वीन, क्वीन क्लोजर। ठीक है, अब क्वीन क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर क्या होगा दोस्तों, जब हम किसी भी ईंट को, आप डायग्राम देख लें पहले, ये ईंट है, इसको हमने लंबाई में से बीच में से काट दिया आधा आधा। ठीक है, कैसे, बिल्कुल 2 टुकड़े कर दिए इसके लंबाई के अनुदिश बीच में से काट के इसके 2 पार्ट कर दिए अलग अलग, तो इसका एक सिंगल पार्ट क्या कहलाता है, क्वीन क्लोजर कहलाता है। ठीक है, तो किंग क्लोजर में हम लंबाई और चौड़ाई में से आधा आधा काट रहे थे इनक्लाइंड, यहाँ पर क्या करेंगे हम लंबाई की दिशा में बिल्कुल आधे आधे 2 पार्ट कर देंगे। मतलब जब ब्रिक को लंबाई की दिशा में 2 बराबर पार्ट में काट दिया जाता है तो कटा हुआ भाग क्वीन क्लोजर कहलाता है। ठीक है, अब क्वीन क्लोजर का यूज कहाँ करते हैं हम, तो इसका यूज दोस्तों हम इंग्लिश बॉन्ड में करते हैं। अभी आपको आगे बताएंगे इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है और फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, दोनों समझ आए आपको। किंग क्लोजर में चौड़ाई और लंबाई में से आधा काट देंगे तिरछा, और क्वीन क्लोजर में लंबाई के अनुदिश आधा आधा 2 पार्ट कर देंगे इसके। ठीक है, और इसका यूज भी हम दोस्तों कर लेते हैं डोर और विंडो के जैम्प में। ठीक है, क्वीन क्लोजर का यूज भी कर लेते हैं। आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला हमारा है दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड मतलब यहाँ पर दोस्तों चिनाई से होता है कि हम जो चिनाई करते हैं वो 2 तरह से करते हैं मेनली। एक तो करते हैं हम इंग्लिश बॉन्ड में, दूसरा करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड में। तो इंग्लिश बॉन्ड में चिनाई का मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा कई बार चिनाई होते समय, अगर थोड़ा भी ध्यान दिया हो आपने, तो ईंट को कई बार तो हम बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से लगाते हैं ऐसे, और कई बार कैसे लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं ईंट को। देखा है ना आप सभी ने। ठीक है ना, तो ईंट का जो ये लंबा वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर। और जो सामने वाला छोटा वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं इसको, हेडर। समझ पा रहे हैं, क्या बोलते हैं, हेडर। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेचर किसे बोलेंगे, जो लंबाई वाला पार्ट होगा उसे स्ट्रेचर कहते हैं, चौड़ाई वाले पार्ट को हेडर बोलते हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड दोस्तों एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो हम चिनाई करते हैं, एक चिनाई की सीधी लाइन को हम रद्दा बोलते हैं, रद्दा। ठीक है, तो जिसके एक रद्दे में सभी हेडर होंगे, जैसे इस रद्दे में आपको दिख रहा है सभी क्या है, हेडर है। मतलब पूरा रद्दा आपने कैसे लगा रखा है, इस तरह से लगा रखा है, ऐसे लगा रखा है, जिसमें सामने सभी आपको ये हेडर दिखाई दे रहे हैं, सभी हेडर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लगा रखा है ईंट को। तो क्या हो गया, हेडर। एंड अगले रद्दे में आपने इसके जस्ट ऊपर वाले में कैसे लगाया ईंट को, इस तरह से लगाया लंबा करके, यानी स्ट्रेचर की फॉर्म में लगाया है, ऐसे। समझ पा रहे हैं ना। तो इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके एक रद्दे में सभी हेडर होते हैं एंड उसके ऊपर या नीचे वाले रद्दे में सभी स्ट्रेचर होते हैं। तो इसको कहते हैं हम इंग्लिश बॉन्ड। समझ आ रहा है सभी को। इंग्लिश बॉन्ड को आप यहाँ देख सकते हैं, थ्योरी में यही लिखा है क्या, कि जब सामने से देखने पर दीवार के एक रद्दे में सभी हेडर तथा उसके ऊपर वाले रद्दे में सभी स्ट्रेचर होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। यानी एक रद्दे में सभी हेडर होंगे, उसके ऊपर वाले में सभी स्ट्रेचर होंगे। जबकि जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड, इस फ्लेमिश बॉन्ड में क्या करेंगे दोस्तों, हम एक ही रद्दे में हेडर स्ट्रेचर दोनों लगाएंगे। जैसे हमने एक ईंट लगा दी किसकी फॉर्म में, आपकी एक ईंट लगा दी स्ट्रेचर की फॉर्म में, इसके जस्ट बाद हम लगाएंगे ईंट को कैसे, हेडर की फॉर्म में लगाएंगे। फिर हमने लगा दिया स्ट्रेचर की फॉर्म में इस तरह से, फिर हेडर की फॉर्म में, मतलब एक ही रद्दे में स्ट्रेचर और हेडर दोनों का यूज कर लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको फ्लेमिश बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लेमिश बॉन्ड। एक मिनट, यस, उसको कहेंगे फ्लेमिश बॉन्ड। आप यहाँ देख सकते हैं थ्योरी में लिखा हुआ है, यस।
लिखा हुआ है जब दीवार को सामने से देखने पर एक ही रद्दे में बारी बारी से स्ट्रेचर एंड हेडर दोनों लगाए जाते हैं तो इसे हम फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो चिनाई होती है दोस्तों वो कौन से बॉन्ड में होती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके घरों में जो चिनाई होती है आपने देखा होगा वो इंग्लिश बॉन्ड में होती है या फ्लेमिश बॉन्ड में होती है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं ईंटों को काटने के बाद अगली शेप के बारे में। बैट क्या होता है, बैट BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला नहीं होता, यहाँ पर बैट ईंट की शेप को कहते हैं। जब ईंट को हम दोस्तों चौड़ाई में से आधा काट देते हैं, कैसे, उसकी लंबाई को आधा काट देते हैं चौड़ाई के अनुदिश। मतलब एक तो क्वीन क्लोजर था जिसमें हमारी ईंट थी, हमने बीच में से इसको ऐसे काट दिया, इसको तो क्वीन क्लोजर कह दिया। और जब हम अपनी ईंट को क्या करते हैं चौड़ाई में से आधे आधे 2 पार्ट कर देते हैं, जिसे आप गाँव की भाषा में अद्धा बोलते हैं, अद्धा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, आधी ईंट को, या फिर हम जो पौना ईंट होती है हमारी 3/4 पार्ट जो रहता है उसको हम बैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैट। तो एक तो हमारा बैट होता है कौन सा, 3/4 ब्रिक बैट होता है, एक होता है हमारा 1/2 ब्रिक बैट। तो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये कौन सा है दोस्तों, ये आपका 3/4 ब्रिक बैट है ये वाला, क्योंकि इसके 1/4 भाग को काट के निकाल दिया है, इतने पोर्शन को काट के बाहर निकाल दिया, इसलिए हम इसको 3/4 ब्रिक बैट कहते हैं। एंड कभी कभी हम ईंट को आधा काट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ ब्रिक बैट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ ब्रिक बैट। यहाँ देख रहे हैं आपकी ईंट को आधा काट रखा है, यहाँ से कितना, इस साइड का काट के आधा पार्ट बाहर निकाल दिया, आधी बची हुई ईंट को हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे हाफ ब्रिक बैट। बैट समझ आ गया, चौड़ाई की दिशा में ईंट को काट देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे की जो ईंट है दोस्तों ये आपके काम की डिप्लोमा के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर फिर भी पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि JEE के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये सभी, लेकिन फिर भी अगर आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं ईंट के कुछ टेस्ट के बारे में, यानी ब्रिक के टेस्ट कैसे करते हैं, थोड़ा सा फास्ट समझेंगे, बिकॉज अगर हमारी 2 घंटे में थ्योरी कवर हो जाएगी तो मैं 1 घंटे में लगभग इसके MCQs भी करा दूंगा, तो 2.5-3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं इसके टेस्ट की। तो सबसे पहला ईंट का जो टेस्ट होता है वो होता है डायमेंशन टेस्ट। मतलब जो ईंट बनी होती हैं उन ईंट का हम साइज चेक करते हैं कि ईंट आपकी सही बनी है या नहीं। तो साइज को कैसे चेक करेंगे, तो हम एक ईंट उठाएंगे तो ऐसा तो करेंगे नहीं, हमने एक ईंट ले ली, सपोज इसका साइज हमें बड़ा लगा या छोटा लगा तो कह देंगे सभी ईंटें इसी साइज की होंगी। हम क्या करते हैं, जब ईंटों का साइज चेक करते हैं, इसका डायमेंशन टेस्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि कितने सैंपल लेते हैं हम, ईंट का नंबर ऑफ सैंपल कितना लिया जाता है, कितने सैंपल का टेस्ट करते हैं। तो हम इसमें लगभग कितनी 20 ईंट लेते हैं, कितनी 20 ईंट। तो आप याद रखेंगे नंबर ऑफ सैंपल ऑफ ब्रिक कितनी होंगी, इसमें 20 होंगी। डायमेंशन टेस्ट में हम एक साथ 20 ईंट को लेंगे, ठीक है। उनकी लंबाई और चौड़ाई को फिर नापते हैं, नापने पर देखेंगे कितने की उसमें छूट रहती है, कितनी होनी चाहिए लंबाई चौड़ाई, ठीक है। एंड बात करें, आपको बताया था मैंने ईंट का जो पकने के बाद डायमेंशन होती है, जैसे कच्ची ईंट है उसके बाद जब उसे आप पका लेंगे तो पकी ईंट की डायमेंशन में 1/10 का संकुचन होता है, सिकुड़ती है वो। इसीलिए हम जो सांचा यूज करते हैं 21/10/10 का यूज करते हैं, जबकि जो हमें स्टैंडर्ड ईंट मिलती है वो 19/9/9 सेंटीमीटर की मिलती है, ठीक है ना। अब आगे बात करें दोस्तों डायमेंशन की इसकी, तो डायमेंशन में क्या करते हैं 2% की छूट रहती है। मतलब ईंट की डायमेंशन 2% कम हो या ज़्यादा हो वो चल जाएगी, इतनी छूट रहती है उसमें, ठीक है। छूट का मतलब क्या है, आप इसमें क्या करेंगे, आपने 20 ईंट ले रखी है, सपोज आपने 20 ईंट को लंबाई की दिशा में इस तरह से लगा दिया, बिल्कुल सामने सामने ऐसे पूरी 20 ईंट को आपने लगा दिया, ठीक है। इसको 20 ईंट को इस तरह से आपने ऐसे क्रम से लगा रखा है, सुनना ध्यान से, ठीक है। ये 20 ईंट है, मतलब आप ऐसे आगे तक लगाएंगे 20 ईंट टोटल। अब इस 20 ईंट की लंबाई को आप नापेंगे, आपको पता है एक ईंट की लंबाई 19 सेंटीमीटर होती है पकने के बाद स्टैंडर्ड, ठीक है। 19 होते तो 20 की कितनी हो जाएगी, 19 × 20 यानी 380 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन इसमें 8 सेंटीमीटर की छूट रहेगी। 380 में कितने की, 8 सेंटीमीटर की छूट रहती है। मतलब इन सभी ईंटों की लंबाई नापने पर वो 380 से 8 ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तब आपका टेस्ट ओके है, तब आपकी ईंट खराब नहीं है, उसको सही मान लेंगे। लेकिन अगर 8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा कम हो रही है आपकी साइज़ ईंट का, तो फिर वो ईंट आपकी सही साइज़ की नहीं है। इसी तरह चौड़ाई को चेक कर लेंगे, चौड़ाई 9 होती है तो इस बार चौड़ाई की दिशा में लगा देंगे ईंटों को, चौड़ाई में लगा कर उनकी चौड़ाई नाप लेंगे। चौड़ाई नापने पे कितनी बैठनी चाहिए, 9 × 20 मतलब 180 हो गया। तो चौड़ाई में कितने की 200 यानी 4 सेंटीमीटर की इसमें छूट रहती है। लंबाई में 8 सेंटीमीटर की छूट होगी ±8, और चौड़ाई में ±4 सेंटीमीटर की छूट रहती है। डायमेंशन टेस्ट हो गया। आगे बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट दोस्तों मशीन पे किया जाता है। आई थिंक आपने अभी तो आपका ऑफलाइन क्लास है तो आपने किया ही नहीं होगा लैब में। इसकी मशीन होती है, इसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। तो उस मशीन में क्या करते हैं, ईंट को लगाते हैं, ईंट को लगा करके उसके ऊपर से लोड लगाते हैं। तो एक ईंट को नहीं लगाते दोस्तों, कितनी ईंट को लगाते हैं एक साथ, तो एक साथ उसमें 3 से 6 ईंट को हम रखते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर रख करके लगभग
ऐसे आपने 3 ईंट लगा दी। अब इन तीनों ईंट को मशीन में फंसा लेते हैं। ऊपर से मशीन से यहाँ से ऊपर से लोड आता है मशीन का, इसकी ईंट के ऊपर लोड आएगा ऊपर से। तो जो लोड लगाते हैं वो किस हिसाब से लगाते हैं, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से लगाते हैं। मतलब 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर केवल 140 kg का लोड आना चाहिए, इस हिसाब से लगाएंगे। अगर ये ईंट इस लोड को सह लेती है और टूटती नहीं है तब तो इनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, फर्स्ट क्लास ब्रिक है। अगर टूट जाती है ये तो फिर आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 3 से 6 ईंट लेते हैं, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से लोड लगाते हैं। और स्ट्रेंथ कैसी कैसी मिलेगी, अगर ये 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लोड को सहती है तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। अगर 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लोड को वियर करेगी तो इसको कहेंगे सेकंड क्लास ब्रिक। और अगर ये 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लोड को वियर करेगी तो ये थर्ड क्लास ब्रिक होती है। इन तीनों क्लास की ब्रिक की मैंने स्ट्रेंथ आपको ऊपर भी बताई थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। 105, 75, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रहेगा सभी को। अगला बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में क्या करेंगे, हम ईंट को उठा के पानी में डाल देंगे। पानी में कितने समय के लिए डालते हैं, तो 24 घंटे के लिए इसको पानी में रखते हैं। एक ईंट को नहीं रखेंगे, इसमें सैंपल कितने लेते हैं, इसमें 5 ईंटों का सैंपल लेते हैं। ठीक है, जो डायमेंशन टेस्ट होता है उसमें 20 ईंट यूज करते हैं। एंड जो हमारा दूसरा टेस्ट था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, उसमें 3 से 6 ईंट का यूज कर लेते हैं। तीसरा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में 5 ईंट का यूज करते हैं। 5 ईंट का सैंपल लेंगे, इसको 24 घंटे के लिए पानी में डाल देंगे। पानी में से निकालने के बाद हम इसका वेट देखेंगे। ठीक है, आपने मान लिया स्टार्टिंग में सूखी जो ईंट थी उसका वेट था W1। ठीक है, पानी में भिगोने के बाद जो उसका वेट हो गया W2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, वाटर कंटेंट निकालेंगे, कितना पानी है इसके अंदर। तो दूसरी बार में जो W2 था आपका, ये क्या था, इसमें ईंट का वेट और पानी का वेट दोनों था। तो पानी के वेट में से सूखी ईंट का वेट निकाल देंगे, मतलब ईंट और पानी के वेट में से सूखी ईंट का वेट घटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा पानी का वेट। पानी का वेट अपॉन में सूखी ईंट का वेट, दोनों का डिवाइड करके 100 से गुणा करते हैं। इस तरह से आपका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी निकल आता है। समझ आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया। मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज टाइम बहुत कम है और क्लास ये इतना इंटरेस्टिंग है। जेईई के लेक्चर में ब्रिक को मैंने कम से कम 1 हफ्ते तक पढ़ाया था। ठीक है ना, तो बट आपका टाइम कम है इसीलिए जल्दी से कवर कर लेते हैं। अगर दोबारा कभी मौका मिला आपको पढ़ने को जेईई वाले बैच में तब समझा देंगे अच्छे से। चलिए अब देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी WAC फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होती है। आपको बताया था ऊपर 20%, सेकंड क्लास की 22%, थर्ड क्लास की 25%। ठीक है, इनसे अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ सभी को, ये सभी को क्लियर हुआ दोस्तों। अब अगर आपको एफ्लोरोसेंस टेस्ट करना है, एफ्लोरोसेंस किसकी वजह से आता है, तो एल्कलीज के कारण आता है, आप सभी को बताया था। ठीक है, अगर एफ्लोरोसेंस 0% होता है, कितना 0%, तो इसको कहेंगे बिल्कुल एफ्लोरोसेंस नहीं है आपका, वो क्या है, NiL, नील है बिल्कुल। अगर 0 से 10% होता है तो इसको लाइट एफ्लोरोसेंस कहते हैं। अगर एफ्लोरोसेंस आपका 10 से 50% होता है तो इसको मॉडरेट कहते हैं, मॉडरेट मतलब मीडियम। और अगर 50% से भी ज़्यादा होगा तो इसको हाई बोलेंगे। ठीक है, हाई। तो कभी कभी पूछता है बताओ मॉडरेट एफ्लोरोसेंस डिपॉजिट की रेंज कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 10 से 50% तक होती है। क्लियर हुआ। आगे बात करें हम, बार्पिंग टेस्ट है। बार्पिंग टेस्ट के बारे में आप सभी जानते हैं। ऊपर से जो इसकी बार पेज टेस्ट मतलब हो गया, जो सरफेस होगा इसका प्लेन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी चेक्स नहीं बने होने चाहिए। ठीक है ना, समझ आ रहा है। ईंट का जो सरफेस है कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ये बार पेज टेस्ट होता है, इसको देख के ही बता सकते हैं आप इजीली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पहला है हमारा ब्रिक बॉल। ब्रिक बॉल जो होती है हमारी वो स्क्वायर मीटर में यूज़ की जाती है। कब यूज़ की जाती है स्क्वायर मीटर में, जब आपकी ये पार्टीशियन वॉल होती है। पार्टीशियन वॉल का मतलब है दोस्तों, जैसे आपका एक रूम है, उस रूम के 2 पार्ट करने हैं आपको, नीचे से बिना नींव खोदे हुए केवल दीवार बना दे किसी रूम में बीच में से, तो वो वॉल आपकी पार्टीशियन वॉल होती है, विभाजक दीवार होती है। ये दीवार हमेशा आधी ईंट की बनाई जाती है, इसलिए हम इसको हाफ वॉल भी कहते हैं। तो पार्टीशियन वॉल या हाफ वॉल जो होती है उसका मेजरमेंट हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। किसमें, स्क्वायर मीटर में करते हैं। जबकि जो प्रॉपर आपकी ईंटें होती हैं, जो आपकी दीवारें होती हैं, उनका यूज जब हम करेंगे तो वो आपका क्यूबिक मीटर में करते हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा थिकनेस ऑफ हाफ ब्रिक। अच्छा मैं बात करूँ इसकी मोटाई की, तो आपकी जो आधी ईंट की दीवार होती है दोस्तों, कितनी, आधी ईंट की दीवार, हाफ ब्रिक बॉल, यानी आधी ईंट की दीवार की मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है। अगर हमने 1 ईंट की दीवार बना रखी है, जैसे आप 9 इंची वाली दीवार कहते हैं,
तो 9 इंची की जो दीवार होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 20 सेंटीमीटर। वो 1 ईंट की दीवार होती है, मतलब 1 ईंट की दीवार से मतलब समझ रहे हैं 9 इंची की दीवार, ठीक है। उसे 9 इंची की दीवार भी कहते हैं, उसे 1 ईंट की दीवार भी कहते हैं, और उसे हम 20 सेंटीमीटर की दीवार भी कहते हैं। तो समझ आ रहा है ना। 1 ब्रिक बॉल की थिकनेस कितनी होती है 20 सेंटीमीटर, तो आधी की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अगर 1.5 ईंट की पूछेगा आपसे 1.5 की तो 30 हो जाएगी, 2 की पूछेगा तो 40 हो जाएगी। तो आपको याद क्या रखना है, जो 9 इंची वाली दीवार होती है उसे हम 1 ईंट की दीवार कहते हैं, 1 ब्रिक बॉल कहते हैं, ठीक है। तो उसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर होती है, याद रहेगा सभी को, गुड, ठीक है। आगे बात करें तो लोहे के अयस्क से अशुद्ध क्ले को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रेसिंग। मतलब लोहे के कुछ अयस्क हैं उनमें जो अशुद्धि लगी हुई है उनको अगर दूर करेंगे तो उसको हम ड्रेसिंग कह देते हैं। ये पूछेगा एक क्वेश्चन से, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको नोट पॉइंट करके लिखवा दिया है, ठीक है। आगे बात करें जो हमारी सॉफ्ट सॉइल होती है, सॉफ्ट सॉइल की स्थिति में कंक्रीट फाउंडेशन के नीचे जो सूखी ईंट की परत होती है उसको हम ड्राई सॉइलिंग कहते हैं। मतलब जब आप फाउंडेशन बनाते हैं, मतलब नीम आपने बनाई है, नीम बनाएंगे तो नीम में नीचे आप क्या करते हैं, फाउंडेशन में कंक्रीट बिछाते हैं। तो कंक्रीट के नीचे जो आपकी मिट्टी होती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं, उसको हम ड्राई सॉइलिंग कहते हैं। उस मिट्टी को जो सूखी ईंट की परत के नीचे वाली जो मिट्टी है उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ड्राई सॉइलिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं IS कोड की। तो डायमेंशन के लिए जो IS कोड होता है वो IS 6165/1971 होता है। आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों जो आपको याद रखने थे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गए होंगे। तो आपका ये जो ब्रिक लेक्चर था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसके MCQs की, ठीक है ना।